अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू नॉवल लेके आई हूँ। इसका जो नाम है आप लोगों को लास्ट पे पता चल जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरा गला जो है वो ख़राब है, तो आप लोगों को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी ठीक से पढ़ने की। पढ़ूँगी तो ठीक ही, लेकिन आवाज़ अगर चेंज हो जाए तो फिर वो अलग बात है। चलिए अब हम इसे वक्त ज़ाया किए बिना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो ट्रेडमिल पर तेज़-तेज़ दौड़ रहा था। इसका ख़ास मुलाज़िम इसके पीछे अपने हाथ में टॉवल लिए खड़ा था, जबकि पास पड़ी इस छोटी मेज़ पर फ्रेश जूस रखा हुआ था, जो अभी दाद ने लाकर रखा था। सर, कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, इसलिए वो शख़्स बिना दस्तक दिए खुशी से अंदर आ गया। इसके इस तरह आने पर जहाँ दाद ने इसे घबरा कर देखा, वहीं ट्रेडमिल पर दौड़ता हुआ शख़्स भी इसे उतर कर देखने लगा। इसने ब्लैक कलर का बनियान पहना हुआ था, जिस्म पूरा पसीने से भीगा हुआ था, जिससे साफ लग रहा था वो काफ़ी देर से अपनी जिम में मौजूद एक्सरसाइज कर रहा है। इसके चॉकलेट ब्राउन बाल पसीने की वजह से माथे पर चिपके हुए थे, जबकि हेज़ल ब्राउन आंखें सामने मौजूद शख्स को देख रही थी। सर, आपने ये शर्ट मंगवाई थी ना, तो मैं ले आया। इसने शॉपिंग बैग में मौजूद वाइट कलर की शर्ट निकाल के इसे दिखाते हुए कहा, जो कि सिल्वर रैपर में पैक थी। इसे लग रहा था कि इसके इतने अच्छे काम पर सामने खड़ा सर इसे कोई इनाम देगा, और वो सही था, इनाम तो इसे मिलना था, लेकिन बीस्ट स्टाइल में। असक इशारा करते ही दाद इसके करीब चला गया और इसे हाथ में मौजूद टॉवल इसकी तरफ बढ़ाया। तो मैं यहाँ काम करते हुए कितना वक्त हुआ है? भारी गंभीर आवाज़ इस जगह में गूंजी। इसकी नज़रें मुस्तकीम पर जमी हुई थी, जबकि हाथ से वो अपने सफ़ेद बदन पर मौजूद पसीना टॉवल की मदद से साफ़ कर रहा था। सर, 1 हफ़्ता, इस 1 हफ़्ते के अंदर मैं तुमसे कितने काम करवाए हैं? सर, आपने मुझसे ये पहला काम करवाया है। अब की बार मुस्तक़बिल भी गड़बड़ा गया था। मतलब पहला काम, पहली गलती और आखिरी दिन। इसके आखिरी दिन बोलते ही मुस्तकीम का जैसे साँस रुक चुका था। फ़िक्र मत करो, ज़िंदगी का आखिरी दिन नहीं कह रहा, काम का कह रहा हूँ। पहली गलती है इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना तुम मुझे जानते नहीं हो। आज के बाद मुझे तुम यहाँ नज़र ना आओ। जूस का ग्लास जो दाद ने इसे दिया था, इसमें से चंद सिप लेकर इसने वापस रखा और वहाँ से चला गया। सर, शर्ट का क्या करूँ? इसने अपने हाथ में मौजूद वो महंगी शर्ट इसकी तरफ बढ़ाई, लेकिन इसने इसे नहीं छुआ। जला दो, एक लफ्ज़ कहकर वो वहाँ से चला गया, जबकि मुस्तकीम हैरत से इसे देख रहा था। क्या हुआ? मुँह क्यों खुल गया है? इसके कमरे से जाते ही दाद ने मुस्तकीम को देखते हुए पूछा, तो क्या खुश हो? मुझे तो बोला था 2 घंटे के अंदर अंदर ये शख्स शर्ट ला कर इन्हें दो, चाहे कितनी ही क्यों ना लेनी पड़े, और वो भी सिर्फ़ इसी वजह से मैंने जिसने ये ख़रीदी थी। मैं इस आदमी को डबल कीमत देकर ये शर्ट लाया, वो भी 1.5 घंटे में, और मुझे इनाम की बजाय नौकरी से निकाला जा रहा है। वो बोल रहे हैं शर्ट जला दो, ये बीच की तरफ से इनाम ही है कि तुम ज़िंदा खड़े हो, वरना जिस तरह तुम बिना इजाज़त के कमरे में आए ना, इस वक्त अपनी आखिरी सांस ले रहे होते। ये शर्ट बीस्ट इसे नहीं पहनेगा, तो इसे पैसे खर्च करके मंगवाई क्यों? क्योंकि इस पर बीस्ट की नज़र पड़ चुकी थी। लेकिन शॉपकीपर ने कहा ये बिक चुकी है, इसलिए इसने ये शर्ट मंगवाई क्योंकि इसे ये पसंद आ चुकी थी, और जो चीज़ इसे पसंद आ जाए वो इसे किसी को भी नहीं देता, और अगर कोई इसकी पसंद की हुई चीज़ को ले ले तो बीस्ट इसे खुद इस्तेमाल कर तो ना बीस्ट इसे खुद इस्तेमाल करता है और ना ही किसी दूसरे शख्स को करने देता है। इस शख्स को भी मार देगा जो इसकी चीज़ लेना चाहेगा, और अपनी पसंदीदा चीज़ को भी ख़त्म कर देगा अगर किसी ने इसे हाथ लगाया होगा तो। लेकिन किसी को देगा नहीं। दाद के कहने पर इसने अपने माथे पर आया पसीना साफ़ किया। अच्छा ही था जो बीच ने इसे नौकरी से निकाल दिया। जो शख्स आधे खुले दरवाजे से बिना इजाज़त आने पर जान से मार सकता है, वो बड़ी गलती करने पर क्या सज़ा देगा? इसकी पहली गलती माफ़ कर दी गई, लेकिन दूसरी वो माफ़ नहीं करता, बल्कि शायद माफ़ी माँगने का मौका भी नहीं देता। कमरे में दाखिल होते ही इसे एसी की हवा इसके वजूद से टकराई। कमरे की कूलिंग हर चीज़ से कमरे की हर चीज़ से ठंडी कूलिंग की ही हवा आ रही थी। वो सीधा अपने वॉशरूम में चला गया और वॉशरूम में ही बने वार्डरोब को खोला, जिसके खोलने पर इसमें लाइट जलती थी। इसने अपना सूट निकाला, जब नज़र वार्डरोब में रखे सफ़ेद दुपट्टे पर गई। वो चंद लम्हे इस दुपट्टे को देखता रहा और फिर इस दुपट्टे को उठा के इस पर अपने लब रख दिए। कानों में वही मासूम बच्चों जैसी आवाज़ गूंजने लगी थी, दुआ करो कि हमारी मुलाकात फिर ना हो, क्योंकि अगर होगी तो तुम्हें इस बीच की कैद से कोई नहीं बचा सकता। तो मेरी मोहब्बत, और दुआ करो ये मोहब्बत मोहब्बत ही रहे। अगर तो मेरा पागलपन बन गई ना, तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं दूर कर सकेगा। फिर तुम्हें सारी उम्र बीच की कैद में रहना होगा।
दुआ करो कि कि हम फिर कभी ना मिलें, क्योंकि तुम्हारी नाज़ुक जान मुझे झेल नहीं पाएगी। तुम्हारी और मेरी दुनिया अलग है और मैं तुम्हें अपनी इस दुनिया में लाना नहीं चाहता। बस शर्त सिर्फ़ यही है कि फिर हम कभी ना मिलें। इस दुपट्टे पर नज़र जमाए वो सरगोशी भरे अंदाज़ में कह रहा था, लेकिन दिल में यही ख्वाहिश थी कि वो दोबारा मिल जाए। इस लड़की को ढूँढना भी इसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन इसने इसे कभी नहीं ढूँढा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो मासूम इस खून-खराबे वाली दुनिया में आए। हाँ, अगर इसे दोबारा वो मिली तो वो इसे किसी कीमत पर छोड़ेगा नहीं। अगर कुदरत ने इस लड़की को इसके लिए रखा है तो वो ज़रूर इसे मिलेगी और फिर वो बीस्ट की बनकर रहेगी। आहत मेरा बच्चा, तुम बाप बन गए हो माशाअल्लाह से बेटी हुई है। इसके फ़ोन उठाते ही ज़ोहरा बेगम ने खुशी से लबरेज लहजे में कहा, जबकि दूसरी तरफ से तो वो इनकी बात सुनकर शॉक्ड हो चुका था। आप सच कह रहे हैं? सच कह रही हैं मामा, क्या मैं वाक़ई खुशी से इसके अल्फ़ाज़ अदा नहीं हो पा रहे थे। हाँ, मेरा बच्चा, तुम बस जल्दी से आ जाओ। हरीम कैसी है? वो ठीक तो है ना? वो बिल्कुल ठीक है, बस यहाँ तुम्हारा इंतज़ार है। आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं जल्दी आने की पूरी कोशिश करूँगा। इसकी आवाज़ भी चुकी थी और ज़ोहरा बेगम जानती थी कि वो इस वक़्त रो भी रहा है। इसकी आँखों से खुशी की वजह से आँसू गिर रहे थे। इसे दुआ देकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया था। क्या हुआ हद भाई, आप रो क्यों रहे हैं? कैप्टन शादाब ने इसके पास आकर कहा, जिस पर इसने मुस्कुराते हुए अपने आँसू साफ़ किए थे। मैं बाप बन गया, शदा मेरी बेटी हुई है। खुशी इसके लहजे से पूछ रही थी। इसका दिल चाह रहा था वो हर किसी को अपनी खुशी की खबर में शरीक करे। आप सच कह रहे हैं? मतलब कैप्टन आहत की बेटी हुई है? हाँ शादाब, मेरी बेटी हुई है। खुशी इसके चेहरे से ही झलक रही थी। बस अब इसे तो इस बात का इंतज़ार था, वो जल्दी से वो ये मिशन कंप्लीट करके अपनी बीवी और बेटी के पास चला जाए। रूहिया क्या देख रही हो? रूहिया कब से ज़ोहरा बेगम की गोद में मौजूद कम्बल में लेटी इस बच्ची को देख रही थी और इसके मुसलसल इसी तरह देखने पर हरीम ने फ़िक्रमंदी से इसे देखते हुए पूछा। इस वक्त हॉस्पिटल के कमरे में हरीम के साथ इस वक्त वो दोनों मौजूद थे। मैं बस कुछ सोच रही हूँ। तुम भी सोचती हो? खैर क्या सोच रही हो? ज़ोहरा बेगम ने एक नज़र अपनी बेटी को देकर दोबारा नज़रें अपनी पोती की तरफ कर ली। मैं ये सोच रही हूँ कि ये पैदा कैसे हुई। रुहिया, जैसे सारे बच्चे पैदा होते हैं ये भी वैसे ही पैदा हुई है। नहीं मामा, मेरी दोस्त बता रही थी कि जब मियाँ बीवी एक साथ होते हैं ना, जब बेबी पैदा होता है, लेकिन भाई तो 1 महीने से मिशन पर गए हुए हैं, तो ये पैदा कैसे होगी? इसने उलझन भरे लहजे में कहा। इसका चेहरा देखकर हरीम ने अपनी हंसी दबाई, जबकि ज़ोहरा बेगम ने ज़ोर से इसका कान खींचा था। मम्मा क्या कर रही हैं? छोड़ें, ये कौन-सी दोस्त है जो ये उल्टी-सीधी पटिया पढ़ा रही है तुम्हें? ज़रा मुझे नंबर दो इसका, मैं भी तो पूछूँ कि मियाँ-बीवी के साथ होने से ऐसा क्या होता है जो बच्चे पैदा होते हैं? ज़ोहरा बेगम के सख्त लहजे से इसे ये तो अंदाज़ा हो गया इसने कुछ गलत बोल दिया है, लेकिन क्या गलत बोला ये इसे समझ नहीं आ रही थी। इसने तो वही कहा जो इसके दोस्त ने इसे बोला था। इसने एक नज़र बेड पर लेटी हरीम को देखा जो अपनी मुस्कुराहट दबा रही थी, और फिर एक नज़र ज़ोहरा बेगम को जो अपनी गोद में मौजूद अपनी रोती हुई पोती को चुप करवा रही थी। ज़ोहरा बेगम ने इसे डाँट दिया था, मतलब अब इनके सामने ये बात करने से अगली दफ़ा मार भी पड़ सकती थी, तो इसलिए अब ये बात इसे हरीम से पूछनी थी ताकि इसकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो। ज़ोहरा बेगम के कमरे से जाते ही इसने रुहिया को अपने करीब बुलाया था। तुम्हारा एडमिशन हो गया? नहीं, पापा से कहा है, उन्होंने कहा है कि आज हम जाएँगे और मैं फ़ॉर्म लेकर आऊँगी, लेकिन बेबी की वजह से प्रोग्राम चेंज हो गया। इसने कार्ड में लेटे बेबी की तरफ इशारा करते हुए कहा। बहुत खुशी हो रही है तुम्हें कॉलेज जाने की? हाँ, भाभी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अब सबको पता चलेगा कि रोहिया बड़ी हो गई है। कॉलेज में जाने से बड़े हो जाते हैं जी। अच्छा मुझे बताएँ ना, मामा ने क्यों डाँटा? क्या मैंने कुछ गलत कहा था? क्या मैंने तो वही बोला था जो आइज़ा ने मुझे बताया था। इसकी सुई अभी भी वहीं अटकी हुई थी। रोहिया मियाँ-बीवी का रिश्ता सबसे अलग होता है। वो एक-दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार तो हम सब एक-दूसरे से करते हैं। बीवी और शौहर के जैसा प्यार और किसी रिश्ते में नहीं होता। इनके प्यार करने का तरीका अलग होता है। इसने दबे लफ्ज़ों में से इस बात समझानी चाहिए, लेकिन वो रुहिया थी जिसे सीधी कही हुई बात ठीक से समझ नहीं आती थी, तो ये दबे हुए लफ्ज़ों में कैसे आती? छोड़ो इन बातों को बकौल तुम्हारे, तुम अब बड़ी हो चुकी हो तो तुम खुद ही इन बातों को समझ आओगी। हरीम ने प्यार से इसका गाल थपथपाते हुए कहा। इजाज़त मिलते ही वो कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ कमरे में नाइट बल्ब की हल्की सी रोशनी जल रही थी। पूरे कमरे में एसी की ठंडक के साथ साथ सिगरेट का धुआं भी फैला हुआ था, जिससे बाज़ाहिर हो रही थी कि अमल काफ़ी देर से चल रहा है। सर मोहित का पता चल गया है। दाद के कहने पर इसने अपनी आंखें बंद आंखें खोली और उंगलियों में दबा सिगरेट एशट्रे में फेंका। कहाँ है वो? सऊदीया में है। आप कहें तो इसे यहाँ ले आऊँ? नहीं, मैं खुद वहाँ जाऊँगा। सुबह होने से पहले मेरे वहाँ जाने का इंतज़ाम करो। कि सर अपना सर हिलाकर वो कमरे से निकल गया था। मैं इसे कैसे ढूँढूँ? कैसे उठाऊँगी? गिर गई तो? इसने कार्ड में लेटी इस बच्ची को देखते हुए कहा जो रो रही थी, और रूही ऐसे उठाने की कोशिश कर रही थी। ज़ोहरा बेगम इस वक्त कमरे में मौजूद नहीं थी, इसलिए ये काम इसके ज़िम्मे था। इस रोती हुई बेबी को उठाकर इसकी मामा को दे दें। आप खुद उठा लें, मुझसे गिर जाएगी भाभी। मुझसे नहीं उठा जा रहा, तुम इसे उठाओगी?
उठाओ, नहीं गिरेगी, बस जैसे भी बता रही हूँ वैसे उठाओ, नरमी से कहकर उसे बेबी को पकड़ने का तरीका बताने लगी। कितनी हल्की है ये। बेबी को गोद में लेती इसने बच्चों की जैसे खुशी लिए हरीम की तरफ देखा, जबकि इसके अंदाज पर हरीम को बेसख्ता हंसी आई थी। इसने बेबी को हरीम की गोद में दिया और खुद वापस जाकर बैठ गई। ये मंजर सौदिया में बने एक होटल के रूम का था, जहाँ वो शख्स लाइट ऑफ किए मज़े से सो रहा था। जब सोते में इसे किसी की भारी गंभीर आवाज़ सुनाई दी, जिसे पहले तो इसने अपना वहम समझा, लेकिन बाद में दोबारा आवाज़ जब मज़ीद सख्ती से सुनाई दी तो उसने झटके से अपनी जगह से उठकर लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन करते ही सब नज़र सबसे पहले वहाँ रखी कुर्सी पर बैठे शख्स पर गई, जो अपने दोनों हाथ पाँव टेबल पर रखे अपना सर कुर्सी से टकाए इसे देख रहा था। हेलो मोहित, बीस तुम यहाँ यहाँ जहाँ तुम वहाँ मैं, आखिर कब तक छुपते रहोगे मुझसे? नहीं नहीं, मैं क्यों छुपूंगा? इसने अपने लहजे को मजबूत बनाने की कोशिश की थी। हाँ, तुम क्यों छुपोगे मुझसे? तुमने कौन सा कोई गलत काम किया है? तुमने कौन सा किसी का रेप किया है? पाँव टेबल से नीचे करके इसने पुरसरार अंदाज में कहा, जबकि इसके कहने पर मोहित के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो चुके थे। बीस सब जानता था तो फिर इससे कुछ छुपाने का क्या फ़ायदा? देखो बीस, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा किसी के साथ ये सब नहीं करूँगा। मैंने बस इस लड़की को देखा और मैं बहक गया। मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं दोबारा का मौका ही नहीं दूँगा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, दिलकश मुस्कुराहट, लेकिन मोहित को इस वक्त इसकी मुस्कुराहट से खौफ आ रहा था। बीस ने साइड टेबल पर रखी वो नुकीली चीज़ उठाई, जिसे देखकर मोहित का सांस रुक गया था। इसने साइड टेबल पर रखी, कब रखी? शायद जब जब वो यहाँ आया था। इसके हाथ में मौजूद वो चीज़ देखकर मोहित ने अपने हाथ इसके सामने छोड़ दिए थे, जबकि इसकी नज़रें चारों तरफ घूम रही थी। क्या पता कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे बीस्ट का मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त कमरे में कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी। वो कमरे के कोने में खड़ा ये सोच रहा था, यहाँ से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं है। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम्हें तुम्हारे बाप का वास्ता, माँ का वास्ता। इसके कहने पर बीस्ट की रगें तन गई थी, जबकि आंखों की सुर्खी बढ़ गई थी। अगले ही पल इसने मोहित की सांसें रोक दी। इसने इसे इस तरह मारा था कि इसकी चीख भी नहीं निकल सकी, जबकि इसकी सांसें रुकने के बावजूद भी वो बेदर्दी से सिमटा रहा था। इसके कमरे की लाइट खुली देखकर आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर हरीम इसके कमरे में आ गई थी। रुहिया, तुम सोई नहीं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मामा ने कहा था आपको आराम करवाना है, कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेती। इसकी बात पर रीमा मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गई। 3 दिन पहले ही वो हॉस्पिटल से आई थी। मैं ठीक हूँ, कमरे में पानी नहीं था तो वही लेने आई थी। तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन देखी तो यहाँ आ गई। मैं स्टोरी पढ़ रही थी। कौन सी? ब्यूटी एंड द बीस्ट। रुहिया ने स्टोरी बुक इसके सामने रखी। इस किताब में स्टोरी के साथ साथ कार्टून स्टाइल में तस्वीरें भी मौजूद थी। तुम तो कह रही थी कि अब तुम फर्स्ट ईयर में जाओगी तो तुम अब बड़ी हो गई हो, लेकिन फिर भी बच्चों वाली कहानी पढ़ती हो। भाभी, ये स्टोरी बहुत पसंद है मुझे, और पता है मैं क्या सोचती हूँ? मेरी भी लाइफ में कोई बीस्ट आएगा और वो मुझे कैद कर लेगा। रोहिया मेरी जान, ये सारी बातें सिर्फ कहानी में अच्छी लगती हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये बीस्ट तो अपनी ब्यूटी से इतना प्यार करता है भाभी, वो शहज़ादा होता है और हाँ, वो अपनी ब्यूटी से बहुत प्यार करता है। तो फिक्र मत करो, हम भी अपनी ब्यूटी के लिए ऐसा शहज़ादा ढूँढेंगे जो उसे बहुत प्यार करेगा। इसने रोया के भरे-भरे गालों को खींचते हुए कहा, जबकि इसकी बात सुनकर वह शर्माकर अपना चेहरा तकिया में छुपा गई थी। अब सो जा, सुबह एडमिशन के लिए भी जाना है। इसके कहने पर वो अपना सर हिलाकर वार्डरोब से नाइट सूट निकाल कर वॉशरूम में घुस गई थी। यहीं रुको, मुझे बस 15 मिनट लगेंगे, मैं भी आ रहा हूँ। इसके कॉलेज से बाहर आते ही हुसैन साहब ने मोबाइल अपनी जेब में रखकर कहा, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? बस अभी आ रहा हूँ। रोया, एक दोस्त की वालदा इस वक्त हॉस्पिटल में है, इसे पैसे की ज़रूरत है। हॉस्पिटल यहीं पास में है, मैं इसे पैसे दे कर आता हूँ। ठीक है, आप जल्दी आ जाइएगा। यहीं रहना, मैं बस 15 से 20 मिनट में आ जाऊँगा। और राइज़ा को कहना जब तक मैं नहीं आ जाता आपको छोड़कर नहीं जाए। इसके कहने पर इसने अपने सर को तनबीह दी और वापस कॉलेज के अंदर चली गई। आयशा ने अभी तक इसकी वजह से एडमिशन नहीं लिया था। इसका कहना था कि इसी के बहाने इन दोनों की मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि मैट्रिक के प्रैक्टिकल के बाद से इन दोनों की कोई मुलाकात नहीं हुई थी। कॉल कॉल पिक करते ही दाद ने इसे सलाम किया था। टाइम क्या हो रहा है दाद? इसके सवाल पर दाद ने हैरत से घड़ी की जानिब देखा। क्या इसने टाइम पूछने के लिए फ़ोन किया था? सर 10 बजने में 2 मिनट बाकी हैं। कहाँ हो तुम इस वक्त? सर घर पर हूँ। मैंने तुम्हें कहा था कि 10 बजे तुम्हें मुझे पिक करना है। इसके कहने पर दाद ने अपने सर पर हाथ मारा। सर वो मैंने सुना लेट हो जाएगी। इसने कमज़ोर सा बहाना बनाया, क्योंकि ये बात वो इसे बताकर अपनी शामत नहीं बुलवाना चाहता था कि वो अपने सर को वापस लाना भूल गया है। बहाने बनाने की बजाय यहाँ एड्रेस भेज रहा हूँ तुम्हें, और 5 मिनट में तुम यहाँ नहीं पहुँचे तो मेरे कत्ल की लिस्ट में अगला नाम तुम्हारा होगा। नहीं सर, नहीं पहुँचने तो जी जी सर, मैं बस आ रहा हूँ। उसने जल्दी से फ़ोन रखा और घर से निकल गया। अगर 5 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर हो जाता तो बीस वाकई इसका गला दबा देता। रूही मेरी दोस्त और मेरी कज़न है, और अब से भी हमारे साथ इसी कॉलेज में
एडमिशन ले रही है। इसके करीब आते ही आयज़ा ने अपने बराबर में खड़ी लड़की का ऐसे तारुफ़ करवाया, कितनी प्यारी है, जितना सुना है था आप इससे ज़्यादा प्यारी हो। इसे देखते ही यमुना ने कहा, जबकि अपने लिए तारीफ़ सुनकर इसने मुस्कुराते हुए नज़र झुका ली थी। अब आयज़ा की दोस्त को हो तो फिर मेरी भी दोस्त हुई बिल्कुल, और अब इंशाल्लाह आपसे अगली मुलाकात क्लास में होगी। आयज़ा और इसके साथ अलविदाई कलमात अदा करते हुए कॉलेज से चलेगी, क्योंकि बाहर इसका भाई वेट कर रहा था। "तुम वापस क्यों आ गई?" "पापा को इमरजेंसी में जाना पड़ गया था, इसलिए उन्होंने मुझे कहा है कि मैं वापस अंदर चली जाऊँ।" और ये बात भी कही कि आयज़ा से कहना, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता मुझे छोड़कर ना जाए। "अच्छा, कितना टाइम लगेगा उन्हें आने में?" 15 से 20 मिनट। "अच्छा, तो फिर जब तक हम सामने बने कैफ़े में होकर आते हैं।" इसके कहने पर रोहित ने हैरान नज़रों से इसे देखा था। "नहीं आयज़ा, क्या हो गया है? हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? हम कौन-सा मुल्क छोड़कर जा रहे हैं? बस कैफ़े में चलते हैं। तुम कुछ लेना चाहो तो ले भी सकती हो। वैसे भी तुम आज तक कभी अकेली घर से बाहर भी तो नहीं गई।" इसका हाथ पकड़कर वो इसे बाहर की जानिब लेकर जाने लगी, जब रोहित ने अपना हाथ इसकी गिरफ्त से छुड़ा लिया। "नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मम्मा को पता चला तो डाँट पड़ेगी। पापा जब आएँगे तो जब उन्हें पता चला तो वो हमें ले जाएँगे। रूही, ज़िंदगी में थोड़ा एडवेंचर लाओ, मुझे नहीं जाना आयज़ा। तुम्हें इतना शौक है तो तुम खुद चली जाओ। तुम क्या मेरी बात नहीं मानोगी? नहीं, तुम्हें अंकल आंटी की कसम, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। कसम वापस लो। मैं ऐसा कर चुकी हूँ और मैं वापस नहीं लूँगी। ऐसे मौके बार-बार नहीं मिलते। आज पहली बार मुझे मौका मिल रहा है तुम्हारे साथ बाहर जाने का, तो मैं फ़ायदा क्यों ना उठाऊँ? इसकी नम आँखों को देखकर नज़रअंदाज करते उसका हाथ पकड़े से बाहर ले गई थी। "कहाँ हो तुम इस वक़्त?" कॉल पिक करते ही संजीदा सी आवाज़ आई थी। "लाहौर।" "अच्छा, लाहौर में हो, लेकिन कहाँ से आ रहे हो?" "सऊदीया।" "क्या करने गए थे?" "डैड जब जानते हैं तो फिर क्यों पूछ रहे हैं?" "क्योंकि तुम्हारी इन हरकतों से मैं तंग आ चुका हूँ।" तैमूर साहब की गुस्से से भरी आवाज़ इसे सुनाई दी थी, जिसे सुनकर गहरा साँस लेकर वो अपनी जगह से और कैफ़े से बाहर आ गया। "इसमें तंग आने वाली क्या बात है? बल्कि आपको तो इस सब की आदत हो जानी चाहिए। तुम क्यों ऐसे काम करके मुझे गुस्सा दिलाते हो?" जितना गुस्से से कह रहे थे, दूसरी तरफ मौजूद शख्स इतने इत्मीनान से खड़ा था। "चलो, हमने कैफ़े देख लिया है, अब चलते हैं।" कैफ़े के करीब आते ही इसने कहा और वापस कॉलेज जाने लगी। वैसे भी कॉलेज और कैफ़े आमने-सामने ही बने थे। "रुको, क्या हो गया है रूही? मैं तुम्हें बता रही हूँ आयज़ा, अगर मामा को इस बारे में पता चला तो मैं तुमसे दोस्ती ख़त्म कर दूँगी। मुझे डर लग रहा है, मैं ऐसे कभी पापा भाई के बिना नहीं आई। देखो, मेरा दिल भी कितना तेज़ से धड़क रहा है।" इसने खुद ही अपना हाथ अपने दिल पर रख लिया। जब मामूल से ज़्यादा धड़क रहा था, वो फला डरपोक "जाओ तुम कॉलेज, तुम नहीं चलोगी?" "नहीं, मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ खा कर ही चलूँगी।" "या मैं छोड़ आऊँ तुम्हें?" "नहीं, मैं चली जाऊँगी, सामने ही तो है।" इसकी बात सुनकर आयज़ा अपना सर हिलाकर कैफ़े के अंदर चली गई, जबकि वो खुद भी गहरा साँस लेकर कॉलेज के लिए जाने के लिए मुड़ी, जब सामने खड़े शख्स की तरफ नज़र सामने खड़े शख्स की तरफ उठी, जो इस वक़्त फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वाइट शर्ट के साथ इसने ब्लैक जीन्स और ब्लैक जैकेट ही पहन रखी थी। इसकी नज़रें सामने खड़े शख्स की जैकेट पर मौजूद थी, जहाँ कुछ अलग-सा नज़र आ रहा था। इसने हर तरफ देखा, कैफ़े और कॉलेज के अलावा इसे इस जगह में बस एक वीरान बिल्डिंग मौजूद थी, और वहाँ एक आदमी बंदूक का निशाना इस शख्स की तरफ किए खड़ा था। बिल्डिंग में छुपे इस आदमी का सिर्फ़ सर दिख रहा था, जबकि ये मंज़र देखते ही इसका ज़हन तेज़ी से चलने लगा और वो भागते के अंदाज़ में से खुद से चंद कदम दूर शख्स की तरफ बढ़ी और उसे धक्का दे दिया। गोली चली थी, जिस पर चलाई थी वो बच गया, लेकिन इसके बाजू पर लग चुकी थी। बंदूक पर शायद साइलेंसर लगा हुआ था। "सर, आप ठीक हैं?" दाद भागता हुआ इसके करीब आया। वो अभी भी अभी भी यहाँ आया था और यकीनन यहाँ का सारा मंज़र देख चुका था। इस आदमी को पकड़ो, यकीनन बिल्डिंग में होगा। दाद से कहकर वो रोती हुई रुहिया की जानिब बढ़ा। इसके बाजू से खून निकल रहा था और पहने हुए सफ़ेद कपड़े में भी खून से रंग गए थे। "बच्चे, रोने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊँगा।" मामा तकलीफ़ की वजह से इसकी आँखों से आँसू बहने लगे थे। मामा, ये तकलीफ़ इस नाज़ुक वजूद के लिए बहुत ज़्यादा थी। जब ये तकलीफ़ बर्दाश्त न करते हुए बेहोश हो चुकी थी, इर्द-गिर्द लोगों का रश लगना शुरू हो गया था, जिन्हें नज़रअंदाज करते इसने रुहिया को अपने बाजू में उठाया और इसे लेकर गाड़ी की तरफ चला गया। जो दाद इस यहाँ लाया था, रुहिया का पहना सफ़ेद दुपट्टा इसने इसके बाजू पर बाँध दिया, क्योंकि इस वक़्त इसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसे वो इसके खून रोकने के लिए बाजू पर बाँध सकता। "कौन है वो लड़की?" हॉस्पिटल में इसके पास पहुँचते ही तैमूर साहब ने सबसे पहले सवाल पूछा था। इनकी आवाज़ सुनकर इसने चौंक कर सर उठाया और फिर इनके पीछे खड़े दाद को घूरने लगा, जबकि इसके पास ऐसा करते ही दाद ने नज़र झुका ली थी। "ऐसे मत देखो, आने में देर हो गई थी, इसलिए मैंने खुद इसके पास फ़ोन किया था। तुम मुझे बताओ, वो लड़की कौन है? इसका नाम क्या है? अब कैसी है?" "डैड, मैं नहीं जानता वो लड़की कौन है। इस वक़्त वो बेहोश है और जब होश में आएगी तो सबसे पहले इसका नाम ही पूछूँगा। आप यहाँ क्या करने आए हैं?"
दाँत के बताने पर तुम्हारी फ़िक्र हो रही तो यहाँ चला आया। मुझे इस लड़की का शुक्रिया अदा करना है जिसने मेरे बेटे की जान बचाई। मेरी ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। इस लड़की ने मेरी जान नहीं बचाई, वो बस एक वसीला बनी है। गोली किसने चलाई के पूछने पर इसने दाँत की तरफ सवालिया नज़र से देखा। सर, वो आदमी पकड़ा गया इस वक़्त टॉर्चर सेल में है। वो आदमी पकड़ा गया है इस वक़्त टॉर्चर सेल में है, जहाँ पर मैं इसे टॉर्चर करके बाद जान लूँगा कि गोली इसने किसके कहने पर चलाई। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? मेरी कौन-सी किसी से कोई दुश्मनी है? इसकी बात बताएँ। तैमूर साहब ने आँखें छोटी करके उसे घूरा था। तुम्हारे पास कोई एक वजह नहीं है दुश्मनी की। सबसे पहली वजह तुम सियासतदान तैमूर काज़मी के बेटे हो। दूसरी वजह जो सबसे बड़ी है, जिसे हर कोई जानता है, वो ये कि तुम बेस्ट हो, जिसे ये डर नहीं है कि वो खुलेआम लोगों को मारता फिरता है। अगर तुम अभी तक बचे आ रहे हो तो इसकी वजह ये है कि पुलिस को आज तक तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा भी नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा इतनी सफाई से काम करता है, भीड़ में लोगों को मारता है, फिर भी आज तक किसी ने इसे पकड़ा नहीं। और ये बात आप भी जानते हैं, मैं सिर्फ इन्हीं लोगों को मारता हूँ जो मुजरिम होते हैं, जो जुल्म करते हैं, और ये कानून इन्हें इनके किए की सज़ा नहीं देता। इसकी बात पर तैमूर साहब ने अफसोस से देखा था। तुम जानते हो जहान, तुम्हारे इस काम की वजह से मैं कितना परेशान रहता हूँ। हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। इनकी आवाज़ भीग गई थी। खैर, मुझे इस लड़की के पास ले चलो, मुझे इसे देखना है। इनकी बात पर अपना सर हिलाकर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। बहुत कम उम्र लग रही है इसे, देखते ही तैमूर साहब ने कहा था, लेकिन मैं इसका ये एहसान नहीं भूलूँगा। डॉक्टर ने क्या कहा है? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, गोली बस छूकर गुज़री और ये डरपोक सी लड़की इसी में बेहोश होगी। एक कम उम्र लड़की से तुम और क्या उम्मीद रखोगे? इसका ख़्याल रखना। दाद और जहान से बात करके उन्होंने अपना रुख दाद की तरफ किया। इसके घरवालों का पता करो। आप क्या करेंगे जानकर? इसने पेशानी पर बल डालकर अपने बाप को देखा। इसने जान बचाई है तुम्हारी। ज़ेब तैमूर काज़मी की ये कोई छोटी बात नहीं है। शुक्रिया अदा करूँगा इस बच्ची का, इसके घरवालों का। इसका ख़्याल रखना। इसका कंधा थपथपाकर उन्होंने एक नज़र बेड पर बेहोश रूहिया पर डाली और दाद को अपने साथ आने का इशारा करके वहाँ से चला गया। इनके जाते ही वो बेड पर बैठकर गौर से इसका चेहरा देखने लगा था। साफ रंगत इस वक्त ज़र्द हो रही थी। भूले-भूले गाल और लंबी पलकें इसके चेहरे पर मासूमियत थी, बेइंतहा मासूमियत। इसके गुलाबी लब दिखने में ही इतने नरम लगते थे कि इन्हें छूने की चाह महसूस होती। एकटक वो उसके चेहरे को देखे जा रहा था जब इसे रूहिया की पलकों में जंजिश महसूस हुई थी। इसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। नज़र सबसे पहले सफ़ेद छत पर गई। वो झटके से उठी, जिसे बाजू में तकलीफ हुई। हल्की सी चीख इसके लबों से निकली, जबकि आंखें नम हो गई थी। दर्द हो रहा है, भारी मर्दाना आवाज़ पर इसने अपनी तकलीफ से ध्यान हटाकर बेड पर अपने बिल्कुल करीब बैठे शख्स को देखा। आप कौन है जिसे तुमने धक्का दिया था, जिसके बदले तुमने गोली खाई थी? मुझे मामा के पास जाना है। मामा के पास क्यों जाना है? मुझे दर्द हो रहा है। अब की बार आंसू इसकी आंखों से गिरना शुरू हो चुके थे। गिरने से दर्द ज़्यादा हो रहा था, या शायद ये कम दर्द भी इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुम्हारे दर्द का इलाज तो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं, मुझे मामा के पास जाना है। रुया की बात सुनकर वो गहरा सांस लेकर बड़बड़ाया, मामाज़ गर्ल्स। मोबाइल जेब से निकाल के इसने दाद को कॉल मिलाया, उसे कमरे में बुलाया। कहाँ दर्द हो रहा है? जहान ने इसके बाजू पर हाथ रखना चाहा, जिससे वो थोड़ा खिसक कर पीछे हुई थी। इसकी हरकत पर जहान ने हैरत से देखा था। क्या हुआ? आप मुझे हाथ मत लगाएं। क्यों? उसने फुर्सत से इस छोटी सी नाक और गुलाबी लबों वाली लड़की को देखा था। आप अजनबी हैं। मामा कहती हैं अजनबी से दूर रहना चाहिए। हाँ, हूँ तो मैं अजनबी, लेकिन ये बात जब जहन में नहीं आई जब तुमने मेरी जान बचाई थी। मामा कहती हैं कि लोगों की मदद करनी चाहिए। मैंने देखा वो आदमी आपकी तरफ गोली चला रहा था, मैंने इसीलिए ये सब किया। मुझे जानती हो तुम मैं कौन हूँ? इसने मध्यम आवाज़ में से देखते हुए पूछा, जिस पर इसने अपना सर नफ़ी में हिलाया। कौन है आप? जहाँ तुम बस मुझे इतना ही जान लो और मुझे बताओ, तुम वहाँ कैफ़े में क्या कर रही थी, वो भी अकेली? मैं कॉलेज गई थी फर्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए। फिर मेरी दोस्त आयशा ने मुझे मामा-पापा की कसम दी और मुझे ज़बरदस्ती कॉलेज के सामने बने कैफ़े में ले गई। फिर मैंने आपको देखा और मैं दरमियान में आ गई, जिससे मुझे गोली लगी और फिर शायद मैं बेहोश हो गई। है जहान हैरत से इस लड़की को देख रहा था, जिसके नज़दीक वो अजनबी था, फिर भी वो इसे पूरी तफ़सील से बात बता रही थी। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? आप अजनबी हैं, मैं आपको अपना नाम नहीं बताऊँगी। रूहिया के कहने पर बेसाख्ता इसकी हँसी छूटी। वो अजनबी को अपना नाम नहीं बता सकती थी, जबकि बाकी की तफ़सील आराम से बता चुकी थी। इस लड़की में कितनी अक्ल थी, बात वो चंद मिनट में ही जान गया था। सर, आपने मुझे बुलाया? कमरे में दाखिल होकर दाद ने पूछा। पता चल गया? जी सर, वो इस वक्त कॉलेज में ही है। इसकी बात पर अपना सर हिलाकर वो रुकिया की तरफ मतवज्जा हुआ। तुमने अपना नाम नहीं बताया। कोई बात नहीं मेरे लिए, अब से तुम प्रिंसेस, और अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम्हारे पापा तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। कहाँ हैं वो? इसने बेचैनी से पूछा था। दाद तुम्हें इनके पास छोड़ आएगा। इसने दाद की तरफ इशारा किया, जबकि इसके कहने पर रुइया ने अपने कदम ज़मीन पर रखे और वहाँ से जाने लगी। इसे तो बस इस वक्त अपने पापा के पास जाना था। जहाँ
ज़ेब ने हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा वो सफ़ेद दुपट्टा देखा जिस पर खून लगा हुआ था। इस वक़्त वो बिना दुपट्टे के खड़ी थी और इसे एहसास भी नहीं था। "रुको प्रिंसेस" भारी आवाज़ ने रोहिया के चलते कदम रोके। इसने मुड़कर जहान की तरफ देखा जो उसे देख रहा था। अपनी जगह से उठकर रोहिया के करीब आया और अपनी जैकेट उतार के इसके कंधे पर डाल दी। "दाँत ध्यान से लेकर जाना।" इसका अंदाज़ दाँत को साफ बहुत कुछ समझा गया था। "ध्यान से लेकर जाना वरना कोई गड़बड़ हुई तो तुम्हारी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं।" "जी सर, आप बेफ़िक्र रहें।" रोहिया को लेकर वो कमरे से चला गया। इसके जाते ही जहान ने सफ़ेद बेड पर पड़ा दुपट्टा उठा लिया। अपने बजते फ़ोन को उसने पहली ही बेल पर उठा लिया था। "सब ठीक है दादा?" "जी सर।" "कहाँ छोड़ा इसे?" "इनके वालिद के पास कॉलेज में ही थे, काफ़ी परेशान थे, मैडम को ही हर जगह ढूँढ रहे थे।" "तुमने इनसे क्या कहा इनकी बेटी के बारे में?" "सर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वहाँ पहुँचते ही मैडम ने इन्हें सब कुछ बता दिया।" साँस काफ़ी फूल रहा था लेकिन जब तक बात मुकम्मल नहीं हुई वो चुप नहीं हुई। इसकी बात सुनकर जहान ज़ेब के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी थी। ज़हन में बेख्तियार इसका तस्वुर आया। पूरी साँसों के साथ बात करते हुए फूले-फूले गालों वाली मासूम लड़की कितनी क्यूट लग रही होगी। "नाम क्या है इसका?" "रूहिया।" "रूहिया हुसैन।" दाँत की बात सुनते ही इसने कॉल काट कर अपनी आँखें मूंद ली थी। "रूहिया हुसैन नहीं।" इसने खुद ही अपनी बात की नफ़ी की और फिर एक ख़्याल आते ही लबों पर मुस्कुराहट रहेंगी। जहान की रूह, जहान से तैमूर काज़मी की रूह। रूहिया हुसैन नहीं, इसने खुद ही अपनी बात की नफ़ी की और फिर एक ख़्याल आते ही इसके लबों पर मुस्कुराहट रेंगी थी। रूह जहान की रूह, जहान ज़ेब तैमूर काज़मी की रूह। इसने अपनी आँखें बंद करके रूहिया का तसव्वुर किया। लबों पर एक अजब मुस्कुराहट दौड़ी थी जो कि जल्द ही जुदा होगी। इसने अपनी आँखें खोली। इस बार चेहरे पर सख्ती थी जो बीस्ट के चेहरे पर रहती थी। "नहीं, वो मेरी कैसे हो सकती है? वो तो बहुत मासूम है। भला एक बीस्ट के साथ वो ज़िंदगी कैसे गुज़ार सकती है? नहीं मेरी और इसकी दुनिया बहुत अलग है।" वो खुद से बड़बड़ाते हुए कह रहा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि जहान से काज़मी ने अपनी पसंद को छोड़ा था, लेकिन वो भी सिर्फ़ इस शर्त पर कि कभी वो दोबारा ना मिले। अगर रूहिया हुसैन इसे दोबारा मिली फिर जहान की रूह को इससे कोई जुदा नहीं कर पाएगा। इसके घर में दाखिल होते ही ज़ोहरा बेगम और हरीम इसे देखते ही परेशानी से इसकी तरफ बढ़ी थी क्योंकि इसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। "क्या हुआ इसे?" इसके सर से चेहरे को देखकर ज़ोहरा बेगम ने परेशानी से पूछा। "हरीम, इसे कमरे में ले जाओ।" ज़ोहरा बेगम के सवाल का बिना जवाब दिए उन्होंने हरीम से कहा जो इसे कमरे में ले गई थी। "हुसैन, क्या हुआ इसे?" "कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है, बस छोटा-सा एक्सीडेंट हो गया था।" "छोटा-सा एक्सीडेंट?" "इसकी हालत देखिए आपने, पूरी ज़र्द हो रही है और कपड़े भी खून से रंगे हुए हैं।" ज़ोहरा परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है हमारी बच्ची, बस इस पर शुक्र अदा करो। नरमी से कहते ही वो इन्हें अंदर अपने साथ ले गया था। "क्या हुआ रूहिया तुम्हारे साथ?" इसे बेड पे बिठाकर रीम ने फ़िक्रमंदी से पूछा। "छोटा-सा एक्सीडेंट हो गया था।" और इसने अपने अंगूठे और पहली उँगली के पूरों को मिलाकर इसे बताया। बात हुसैन साहब ने इसे गाड़ी में बता दी थी कि ये बात किसी को नहीं बतानी कि तुम्हें गोली लगी है। बिला वजह सब परेशान होंगे। इनकी बात सुनकर इसके चेहरे के तासुरात बिगड़े थे। वो जो कब से सोच रही थी कि सबको अपनी इस बहादुरी का किस्सा सुनाएगी कि रुहिया ने गोली खाई है, वो सारी सोचें डूब चुकी थी क्योंकि पापा की बात भी तो माननी थी। "अच्छा तुम ऐसा करो, कपड़े बदल लो, मैं हेल्प कर देती हूँ, फिर तुम्हें जूस बनाकर दूँगी।" अरीम ने इसके कपड़े अलमारी से निकालते हुए कहा और कमज़ोरी होने के बावजूद वो मुस्कुराते हुए अपने लिए परेशान भाभी को देख रही थी। वो इस वक़्त अपने बनाए गए टॉर्चर सेल में मौजूद था। चंद कमरे बने हुए थे जिनमें वो सबसे पहले वाले कमरे में दाखिल हुआ जहाँ एक आदमी कुर्सी पर बंधा हुआ था। इसका सर लटका हुआ था जिसे साफ नज़र आ रहा था कि वो बेहोश है। इसने दाँत को इशारा किया जिसे समझ के वो बाहर चला गया। 2 मिनट बाद इसकी वापसी होगी। इसके हाथों में बाल्टी थी ठंडे यख पानी भरी जो उसने इस शख्स पर उड़ेल दी थी। इसने ऐसा किया वो हर शख्स हड़बड़ाकर उठ बैठा। नज़र सबसे पहले अपने सामने खड़े इस शख्स पर गई थी जिसने इस वक्त वाइट शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स और ब्लैक पैंट पहनी थी। एक ही बार सवाल पूछूँगा, जवाब दे देना वरना अंजाम के लिए तैयार रहना। शर्ट के आस्तीन कोने तक चढ़ाए वो इस शख्स के सामने कुर्सी पर बैठ गया था। "नाम क्या है तुम्हारा?" ज़ुबैर जवाब देकर इसने डरते हुए अपनी निगाह टेढ़ी करके अपने चंद इंच पर फासले पर रखी इन चीज़ों को देखा। छोटे से लेकर बड़े तक मारने वाली, किसी को चोट पहुँचाने वाली हर चीज़ मौजूद थी। इन चीज़ों को देखकर इसने अपना थूक निकला था। "बीस्ट मुझे जाने दो, किसी के कहने पर मुझे मारने आए थे।" इसने संजीदा चेहरे के साथ फिर सवाल किया। "अब्दुल्ला मुझे उन्होंने भेजा था। इनका कहना है कि वो जो ड्रग्स असला वगैरह दूसरे मुल्क पे पहुँचाना है, वो तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा। तुम इनके 3 बंदे मार चुके हो, इसलिए तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए मुझे पैसे दिए थे। मैं अगर तुम्हें छोड़ दूँ तो तुम अब्दुल्ला को मार देना। मैं अगर तुम्हें छोड़ दूँ तो अब्दुल्ला तुम्हें मार देगा, मरना तो तुम्हें है ही नहीं। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा।" उसने जल्दी से कहा। बचने की उम्मीद जो नज़र आ रही थी
अगला माल वो कहाँ बेचेगा? अभी अपना माल वो पाकिस्तान के शहर में ही बेचेगा। कौन-सा शहर है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो लड़का ये काम करेगा उसका नाम ज़ैन है। लड़के का पूरा नाम क्या है? ज़ैन कुफ़ार। वो इसी शहर में रहता है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मुझे जाने दो। तुमसे किसने कहा मैं तुम्हें जाने दूँगा? वो अजीब से अंदाज़ में हँसा था। मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ बीस। मैंने ये कब कहा कि सब जानने के बाद मैं तुम्हें जाने दूँगा? इसने टेबल पर रखी बंदूक उठाई, जिसे देखकर ज़ुबैर के चेहरे पर खौफ छा गया था। बीस, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे प्लीज़ छोड़ दो। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। अभी इसने गहरे मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे काम करूँगा, तुम जो बोलोगे मैं करूँगा। अभी इसने गहरी नज़र से उसे देखा था। मौत के खौफ से तुम अपने मालिक के साथ गद्दारी कर रहे हो, कल मेरे साथ भी कर सकते हो। मुझे तुम जैसे गद्दार लोग बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसने गोली चलाई जो ज़ुबैर के बाजू को छूकर गुज़र गई थी। दर्द से इसकी चीख निकली, जिसे सुनकर बीच के अंदर इत्मीनान बड़ी लहर दौड़ी थी। तुम मर्द होकर इस दर्द पर चीख रहे हो, वो तो एक नाज़ुक सी लड़की थी जिसे तुमने तकलीफ़ पहुँचाई। इसे कितना दर्द हुआ होगा। दाँत पीसते हुए इसने गुस्से से कहा और बंदूक इसके दूसरे बाजू पर रख कर गोली चलाई। इसके बाजू से निकलता खून ज़मीन पर गिरने लगा और दर्द से तड़पते हुए वो बेहोश हो चुका था। इसके बेहोश होते ही वो अपनी जगह से उठा था। सर, इसका क्या करना है? इसके खड़े होते ही दाद ने पूछा था। इसका इलाज करो, जब होश में आए तो दोबारा यही डोज़ दो और इसके बाद जिस बिल्डिंग से इसने गोली चलाई थी वहाँ की छत से इसे फेंक देना। इसकी बात सुनकर दाद ने जल्दी से अपना सर इस बात में हिला दिया। फिर इसने मुड़कर एक नज़र कुर्सी पर बंधे ज़ुबैर पर डाली और वहाँ से चला गया। कमरे में दाखिल होते ही इसने सबसे पहले अपने कपड़े बदले, क्योंकि सफ़ेद शर्ट पर खून के दाग लग चुके थे। फ्रेश होकर इसने डार्क ब्लू ट्राउज़र पर वाइट टी-शर्ट जेब तन की थी। अपने कमरे में मौजूद नरम सोफ़े पर बैठकर उसने टेबल पर रखा सिगरेट का पैकेट उठाया और उसने जलाकर लबों में दबा लिया, जबकि ज़हन के पर्दों पर अभी अपनी प्रिंसेस के साथ हुई मुलाकात चल रही थी और इसका ख़्याल ही जान ज़ेब के लबों पर मुस्कुराहट ला चुका था। तुम सच कह रहे हो रूही? सच कह रही हो रूही, तुम्हें गोली लगी थी? यमुना ने अपने मुँह पर हाथ रखकर हैरत से कहा। इस वक्त वो दोनों कैंटीन में बैठी थी। आयशा आज नहीं आई थी। इसे कॉलेज आते ही 4 दिन हो चुके थे और इन 4 दिनों में इसकी यमुना से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसकी क्लासें शुरू हुए 1 महीना होने वाला था, लेकिन जब तक वो मुकम्मल सेहत याब नहीं होगी और इसके चेहरे की पीली रंगत जो सिर्फ़ ज़ोहरा बेगम और हरीम को दिख रही थी, ख़त्म नहीं होगी, जब तक ज़ोहरा बेगम ने इसे कॉलेज नहीं आने दिया था। हाँ, वो लड़का खड़ा था। मैं इसे ऐसे दिखा थी अपने हाथों का इस्तेमाल करके वो इसे सारे स्टेप करके दिखा रही थी। जब से कॉलेज आई थी वो इसी कश्मकश में मुब्तला थी कि ये बात हमना और आयशा को बताई या नहीं, क्योंकि पापा ने इसे बताने से मना किया था। लेकिन फिर इसने खुद ही सोचा कि उन्होंने घर वालों को बताने से मना किया था, दोस्तों को थोड़ी। इसलिए आज वो पूरी स्टोरी हमना को सुना रही थी। सबको बताना भी तो था कि कितनी बहादुर है। फिर क्या हुआ था? जैसे उसे कहते हमना ने अपने चेयर मज़ीद आगे की। फिर एक आदमी था, वो लड़का इसे दाँत बुला रहा था, तो इस लड़के ने मुझे इस आदमी के साथ पापा के पास भिजवा दिया। तुम तो बहुत बहादुर हो रूही। इसके कहने पर रूहिया ने शर्मा कर अपनी तारीफ़ वसूल की थी। अच्छा, मैं देख लूँ भाई, मुझे लेने तो नहीं आगे। अपना बैग और टेबल पर रखी किताबें उठाकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। रूहिया भी इसके साथ-साथ चलने लगी और गेट तक पहुँची। वो दोनों बातें कर रही थी। यमुना का भाई लेने आ गया था, इसलिए रूहिया को अल्लाह हाफ़िज़ कहकर वो बाहर निकल गई। उसके जाते ही रूहिया भी दोबारा कॉलेज के अंदर चली गई। हुसैन साहब एक ही फ़िक्स टाइम पर इससे लेने आते थे और अब इनके आने का टाइम नहीं हुआ था। तुम्हारे साथ ये लड़की कौन थी? इसकी गाड़ी में बैठते ही ज़ैन ने पूछा, जो कब से गेट पर खड़ी रूहिया को देख रहा था। जब कॉलेज में जा चुकी थी। वो मेरी दोस्त है, बहुत प्यारी है। हाँ, वो तो लग रही है। ये इसने बात दिल में सोची थी। फला, मैं इसकी किताब भी लेकर आ गई हूँ। मैं देख कर आती हूँ। अपने हाथ में मौजूद किताबों में से एक रूही की थी, जो अपनी किताबों के साथ ही उठा लाई थी। नहीं, रहने तो टाइम लगेगा, बाद में दे देना। नॉर्मल लहजे में कहते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी, जबकि ज़हन के पर्दे पर रूहिया का अक्स घूम रहा था। आंखें मूंदे वो इस वक्त अपनी प्रिंसेस के ख्यालों में गुम था। ठंडे बंद कमरे में सिगरेट का धुआं फैला हुआ था। इसने आंखें खोलकर आधा बुझा हुआ सिगरेट एशट्रे में डाला और टेबल पर रखा सफ़ेद दुपट्टा उठा लिया। हॉस्पिटल का मंजर याद करने लगा। आप कौन है जिसे तुमने धक्का दिया, जिसके बदले तुमने गोली खाई? मुझे मामा के पास जाना है। मामा के पास क्यों जाना है? मुझे दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा था इसकी मासूम सी आवाज़ अभी तक इससे सुनाई दे रही है। गहरी मुस्कुराहट के साथ इसने रूहिया के दुपट्टे पर अपने लब रख दिए थे। आस्था से वो अंदर दाखिल हुआ। हमना का बैग सामने ही सोफे पर रखा हुआ था। इसने जिप खोलकर बैग में मौजूद हमना की किताब निकाली और उसमें से रूहिया की किताब तलाश करने लगा। दो एक जैसी किताबें रखी हुई थी, जिनमें से एक हमना की थी तो ज़ाहिर था दूसरी रूहिया की होनी थी। इसने वो किताब खोली जहाँ पहले ही सफ़े पर छोटे-छोटे अल्फाज में रूहिया हुसैन लिखा हुआ था। इसने मुस्कुराते हुए किताब बंद कर दी और जिस तरह आया था इसी तरह बाहर चला गया। इसे एक बहाना मिल चुका था रूहिया से मिलने का। हमना तो खाला के घर गई है और आज वहीं रहेगी, तो मजबूरन ये किताब मुझे ही तुम्हें देनी पड़ेगी। मिस रूहिया, इसने अपने हाथ में मौजूद इस किताब को देखते हुए कहा। बाहर मैं
मेन गेट पर चौकीदार बैठा हुआ था, जो इसे देखते ही गेट खोल चुका था। घर में दाखिल होते ही इसने सबसे पहले ज़ोहरा बेगम और हुसैन साहब के कमरे की तरफ देखा। कमरे की लाइट ऑफ थी, यकीनन वो दोनों सो रहे थे। वैसे भी रात के 2 बज रहे थे। इनसे अब मुलाकात सुबह ही होनी थी। अपने कदम इसने रूहिया के कमरे की तरफ बढ़ा दिए। कमरे की लाइट ऑन थी और वो बेड पर सो रही थी। वो हमेशा लाइट ऑन करके ही सोती थी। आहत ने मुस्कुराते हुए इसे प्यार भरी नज़रों से देखा था। उसके करीब जाकर इसकी पोजीशन दुरुस्त करने लगा। एक पाँव बेड पर जबकि दूसरा ज़मीन पर था और इसका कंबल आधा से ज़्यादा ज़मीन पर गिरा हुआ था। आहत ने इसे ठीक से लेटाया, इस पर कंबल दुरुस्त करके डाला और इसके माथे पर अपना लब रखकर इसके कमरे में से निकल गया। इसका इरादा अब अपने कमरे में जाने का था। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते ही इसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। कमरे में पहले की निस्बत अब ज़्यादा सामान था। बेबी लोशन, पाउडर, बेबी कार्ट और दीगर सामान मौजूद था। लेकिन इतने सामान होने के बावजूद भी कमरे की हर चीज़ बहुत तरीके से रखी हुई थी। आस्ते से दरवाज़ा बंद करके वो बेड पर लेटी हरीम के करीब आया। नरमी से उसके माथे पर अपना लब रख दिया। हरीम को ज़हरा ने एक पार्टी में देखा कर पसंद किया था। उसने खुद भी इनकी पसंद पर सर झुका दिया। अलबत्ता दिन में ये ख्याल ज़रूर आता था कि वो लड़की पता नहीं कैसी होगी, इसका मिजाज कैसा होगा। लेकिन इससे शादी होते ही सारे बुरे ख्यालात ने इसका पीछा छोड़ दिया था। हरीम इसकी सोच से ज़्यादा अच्छी थी, हर रिश्ते में परफेक्ट। दूसरी साइड पर आकर इसने बीच में लेटी अपनी बेटी को उठाया। वो 1 महीने की थी और काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद दिखने में वो बिल्कुल रूहिया की तरह थी। फूले-फूले गाल वाली वो गुड़िया इस वक्त सो रही थी। इसने गोद में लेकर वो प्यार बड़ी नज़रों से देखने लगा। अब कब आया इसने अपना चेहरा मोड़कर देखा, जहाँ नींद से भरी हुई आंखें बामुश्किल खोलते वह हाथ को देख रही थी। तो थोड़ी देर पहले इसने जवाब देकर दोबारा से अपनी बेटी को देखती। ये लम्हा दुनिया का सबसे हसीन तरीन लम्हा लग रहा था। आगे को सिरक हरीम इसके करीब आई, उसके कंधे पर सर रख लिया। मुझसे मिले भी नहीं, बस आते ही बेटी को उठा लिया। बेटे को प्यार कर लूँ, फिर तुमसे भी अच्छे से मिल लूँगा। आहत ने इसके कान में सरगोशी की, जिस पर उसने मुस्कुराकर अपनी पलकें झुका ली थी। प्यारी है ना? हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जी नहीं, आप भी जानते हैं ये रूहिया की तरह है। मैं अभी तक पूछ ही नहीं सका इसका नाम क्या है। हनैन रूहिया ने रखा है और आपको पता है मामा और इसके नाम रखने पर कितनी लड़ाई हुई थी। फिर पापा ने इतनी मुश्किल से इनकी लड़ाई ख़त्म करवाई और रूहिया ने इसका नाम हुनैन रख दिया। इनकी लड़ाई याद करके रीमा की हंसी छूटी थी। कोई बात नहीं, हम और लेकर आ जाएंगे ताकि इसका नाम मामा रख ले। आहत के शरारत से कहने पर हरीम ने घूर के इसके मजबूत बाजू पर मुका रसीद किया था, लेकिन जानती थी इससे सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खाना खाया? अब मैं लेकर आऊँ? नहीं, बस मेरे पास रहो। कपड़े तो चेंज कर ले। नहीं करने हैं इस वक्त, बस मुझे सोना है। हुनैन को दोनों के बीच में लिटाकर इसने हरीम को अपने बाजू पर लिटाया और ख़ुद भी सुकून से आंखें मूंद ली थी। जब से इससे हुनैन की इस दुनिया में आने की इत्तला मिली थी, तब से रोज़ इसे ये डर लगा रहता था कि वो वापस जा भी सकेगा या नहीं, अपनी बेटी को देख भी सकेगा या नहीं। लेकिन वो देख चुका था। अपनी आंखें बंद करके इसने दिल में शुक्र अदा किया और अपनी सोई हुई बेटी को देखकर फिर से मुस्कुरा दिया था। बालों बालों की ऊंची पोनी बनाए अपना बैग पकड़े तेज-तेज कदमों से भागकर डाइनिंग रूम में आई, जहाँ बैठे शख्स को देख इसे खुशगवार हैरत हुई। भैयो, आप कब आए? वो भागते हुए आहत के पास आई थी, वो जो अपना नाश्ता कर रहा था। इसकी आवाज़ सुनकर मुस्कुरा उठा। घर में वो सुबह होते ही सबसे पहले मिल चुका था। बस एक रूहिया ही बची थी जिससे वो मिल रहा था। मैं बहुत साल पहले आ गया था। हाँ, मुझे पता है आप बहुत साल पहले आ गए थे। इसने बहुत को लंबा खींचा था। अब इतना भी बहुत मत करो, मैं करूँगी, क्योंकि यही बात है। पता है मामा, कभी-कभी तो मुझे लगता है मैं बहुत बड़ा हूँ या फिर रुया मैडम कुछ ज़्यादा ही छोटी हैं। ज़रा बाहर जाओ, हर कोई इन्हें मेरी बेटी समझता है। आहत ने इनके सामने अपना दुख का इज़हार किया। बेटा है, तुम तो बहुत छोटी हो। हुसैन साहब ने अखबार का सफ़ा पलटते हुए कहा, आप इतनी भी छोटी नहीं हो। जी नहीं, पूरे 13 साल छोटी हूँ। रुहिया ने अपनी सारी उँगलियाँ से दिखाई थी। 10 होती हैं भाभी। 3 उँगलियाँ और दिखाएँ। रुहिया ने अपने बराबर बैठी हरीम को देखते हुए कहा, जिस पर इसने अपनी मुस्कुराहट दबाकर रुहिया के साथ अपनी 3 उँगलियाँ मिला दी। लीजिए भैया, हो गया तेरा। और अब जल्दी से नाश्ता करें, फिर मुझे कॉलेज छोड़ आइएगा। आज मैं आपके साथ जाऊँगी। इसके बाद उसने अपना सर इस बात में हिला दिया और टेबल पर रखा अपना कप का चाय उठाकर लबों से लगाया। अपने जिम रूम में मौजूद इस वक्त वो काफ़ी देर से एक्सरसाइज कर रहा था और एक तरफ खड़ा दाँत कब से इसका काम ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था ताकि वो अपनी बात बता सके, जिसके लिए वो यहाँ खड़ा था। बोलो, क्या पता चला है? वहाँ खड़े मुलाजिम ने इसकी तरफ तौलिया बढ़ाया, जिससे वो अपने वजूद पर मौजूद पसीने को साफ़ करने लगा। सर ज़ैन का पता चल गया। यकीनन वो अब्दुल्ला के लिए बहुत ख़ास है। जब भी वो घर से बाहर निकलता है, इसके साथ गार्ड्स होते हैं जो अब्दुल्ला ने रखवाए हुए हैं। लेकिन अकेले वो बस जब भी नज़र आता है जब वो अपनी बहन को कॉलेज लेने आता है। मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए, इसके साथ गार्ड की फ़ौज हो या फिर अकेला, मुझे वो चाहिए। सख्त लहजे में कहकर इसने अपने हाथ में पकड़ा टॉवल फेंका और खुद जिम से निकल गया।
रूही कॉलेज छोड़कर इसने अपने चंद काम पर निपटाए और गाड़ी की तरफ जाने बढ़ गया। जब इसका फ़ोन बजा, नाम देखते इसके लबों में मुस्कुराहट दौड़ गई। कैसे हो आहत? बिल्कुल ठीक हो। तुम सुनाओ? कुछ खास नहीं, बस तुम्हारी वापसी हुई तो सोचा तुमसे मिलने का प्लान बना लो। मुझे हैरत नहीं हुई कि तुम्हें पता चल गया कि मेरे वापस आने पर कोई नई बात नहीं है। कब मिलना है? लोकेशन भेज दूंगा। वैसे तुमने मेरी बेटी की मुबारकबाद नहीं दी। मैं ये खबर सुनते ही तुम्हारे घर केक और फूल भिजवा चुका था। हाँ, तुम्हें मुबारकबाद नहीं दी। सोचा था जब वापस आओगे तो मिलकर ही दूँगा। जहांज़ेब के कहने पर राहत ने कहका लगाया था। अच्छा, तो वो केक और फूलों की दुकान तुमने भिजवाई थी। बंदा कोई कार्ड वगैरह ही लगा देता है। मामा तो ये सोच-सोच कर परेशान हो रही थी कि पता नहीं किसने ये सब भिजवा दिया है, और मेरी बहन इस खुशफ़हमी में मुब्तला हो चुकी थी कि किसी ने इसे बाहर देख लिया और इसे पहली नज़र की मोहब्बत होगी, इस वजह से ये सब भेजा है। इसके कहके की वजह जहांज़ेब को अब समझ आई थी। खैर मुझे बताओ मैं कब ये काम तुम्हारे लिए करूँ? आई मीन तुम कब शादी कर रहे हो? सोच लो, उम्र निकलती जा रही है, इतनी भी नहीं निकली, बस 31 का ही हुआ हूँ, तो 31 कम उम्र थोड़ी होती है। मुझे देख लो, तुमसे सिर्फ़ 2 माह बड़ा हूँ और माशाल्लाह से एक बेटी का बाप भी बन गया हूँ। मेरा भाई अगर इतनी जल्दी लग रही है तो अपनी बहन की शादी करवा दो मुझसे। मेरी बहन और तुम में बहुत फ़र्क है जहान। अगर नहीं होता तो मैं इस बारे में ज़रूर सोचता, लेकिन ऐसा है नहीं। रूहिया बहुत मासूम है, वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। क्यों नहीं गुजार सकती? आहत की बात सुनते ही इसके माथे पर बल पड़े। क्योंकि तुम एक बीस्ट हो, तुम्हारी एक अलग दुनिया है जिसमें किसी की जान लेना ज़रा भी मुश्किल नहीं है, और इसकी अलग दुनिया है। खैर मैं भी क्या बातें करने लग गया हूँ। तुम कौन सा मेरी बहन को जानते हो? अगर जानते तो मज़ाक में भी ये बात नहीं कहते। ख़्याल रखना, तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। अलविदा कलमात के अदा करके इसने फ़ोन रख दिया था। जहांज़ेब ने गुस्से से अपना फ़ोन कान से हटाया और अगले पल इसे ज़ोर से दीवार पर दे मारा। आज की बातें करके याद करके इसे बेहद गुस्सा आ रहा था, जबकि ज़मीन पर पड़ा वो महँगा फ़ोन अपनी किस्मत पर मातम कर रहा था। कैंटीन में बैठी वो सैंडविच इंसाफ कर रही थी जब इसकी क्लास वालों ने बताया कि बाहर कोई इसका इंतज़ार कर रहा है। आज वो अकेली कॉलेज आई थी और सारा दिन बोरियत भरा गुजरा था, क्योंकि इसकी दोस्तें जो नहीं आई थी। अपना बैग उठाकर वो कॉलेज से बाहर आई। छुट्टी का टाइम था, इसे लग रहा था कि आज आहत इसे लेने आया होगा, क्योंकि पापा इतनी जल्दी नहीं आते बाहर। ना ही को तो आहत था, ना ही हुसैन साहब। इसने भी यही सोचा, शायद इस लड़की ने कोई मजाक किया होगा, और यही सब सोचते वो वापस जाने के लिए मुझे जब कोई इसे पुकारता हो तेज़ी से इसके करीब आया था। इसने यहाँ आना है? जी सर, इसकी बहन यहाँ पढ़ती है और इस वक्त वो रोज़ाना इसे लेने आता है। दाद के कहने पर इसने अपना सर हिला दिया। ज़ैन की तस्वीर वो पहले दे चुका था, जिसके बायस इसे पहचानने में इसे कोई मुश्किल नहीं आनी थी। गोद में रखा लैपटॉप इसने बंद करके बैग में डाला और कॉलेज की तरफ देखने लगा। गाड़ी कॉलेज के सामने ही खड़ी थी, इसलिए वहाँ का मंज़र साफ नज़र आ रहा था, जहाँ सफ़ेद यूनिफ़ॉर्म में 2 मौजूद लड़कियाँ थीं, और जब भी इसकी नज़र इन लड़कियों के दरमियान खड़ी इस लड़की की तरफ उठी, जहाँ वाइट यूनिफ़ॉर्म में मौजूद वो भूले-भूले गालों वाली लड़की खड़ी थी। इसके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन अगले ही लम्हे वो मुस्कुराहट सिमट गई और गुस्से से लगे तन गई थी। मेरा नाम ज़ैन है। सॉरी, मैं आपको नहीं जानती। इसने जल्दी-जल्दी अपने बालों कमल के अंदर जाने लगी। जब वो फिर इसके रास्ते में आया था। मैं अमना का भाई हूँ, आपकी बुक देने आया हूँ। आज हमना कॉलेज नहीं आई थी तो उसने मुझसे कहा कि मैं आपको दे दूँ। इसने अपने हाथ में मौजूद एक बुक की तरफ इशारा किया। थैंक यू भाई, मैं आपका भाई नहीं हूँ, आप मुझे ज़ैन बुला सकती है। इसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया था, जिससे कुछ झिझक कर इसने थाम लिया था, लेकिन अगले ही पल वो इसका साँस तक रोक चुका था। इसने गुस्से से अपने सामने चलता मंज़र देखा। खड़ा लड़का ज़ैन था, और इस बात का इसे यकीन था, और इस बात का गुस्सा आ रहा था। वो लड़का इसकी रूह के इतने करीब क्यों खड़ा था? वो गाड़ी में बैठा भी यहाँ से देख सकता था कि वो किन नज़रों से रूहिया को देख रहा था, लेकिन अगर नहीं समझ आ रहा था वो इसके इतने करीब खड़ी इस बेवकूफ़ लड़की को नहीं आ रहा था। दाद मेरी गंदो, माथे पर बल डाले इसने दाद को मुखातिब किया, जबकि नज़र सामने चलते इस मंज़र पर थी, जहाँ अब ज़ैन अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था, इससे पहले मिलाने की कोशिश कर रहा था। ड्राइविंग सीट पर बैठे दाद ने मुड़ कर इसे देखा। सामने ज़ैन खड़ा था। ये बात तो वो भी देख चुका था, लेकिन वो इसे यही सड़क पर मार देगा, ऐसी तवक्को दाद ने नहीं की थी। क्यों सर, मेरी गन दो। वो इसने एक-एक लफ्ज़ चबाकर दाखिल इस पर घबराकर दाद ने जल्दी से गन दे दी, जिसे थाम के इसने ज़ैन की तरफ चला दी, और हमेशा की तरह निशाना सीधा शिकार पर लगा था। वो गोली सीधी ज़ैन की कनपटी पर लगी और दूसरी इसके बाजू पर लगी थी। खून की छींटें रूहिया के चेहरे पर पड़ी और वो आंखें फाड़ कर सांस रोके इस मंजर को देख रही थी। गोली चलते ही हर जगह भगदड़ मच गई थी। जहाँ इस जगह पहले सब इत्मीनान से खड़े थे, अब सब इस जगह से भाग रहे थे। तो कुछ जैन के करीब आके इसे देखने लगे। रूहिया ने अपनी गर्दन मोड़कर हर तरफ देखा। इसके हवास जैसे शैल हो गए थे। वो दूर गाड़ी में इसे वो शख्स बैठा दिखाई दिया, जो गहरी नज़र से हाथ में गन पकड़े से ही देख रहा था। इसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि
दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी या रुक रही है। उसने अपने चकराते सर पर हाथ रखा, गले ही पर वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर चुकी थी। गाड़ी से उतरकर वो उसके जाने बढ़ा और नरमी से उसका नाज़ुक वजूद अपनी बाहों में उठा लिया। उसने अपनी बाहों में उठाए इसे गाड़ी की पिछली सीट पर नरमी से लेटाया। वो मुड़कर ज़ैन को देखा, जिसके करीब अब लोगों का रश लगता जा रहा था। कोई पुलिस को कॉल कर रहा था, कोई एम्बुलेंस को बुला रहा था, इसकी वीडियो बना रहा था। भाग-दौड़ ऐसी मच गई कि किसी ने ये देखा तक नहीं कि गोली कहाँ से चली है और किसने चलाई है। इसमें बेहोश होने की क्या बात थी प्रिंसेस? इसने नरमी से इसका गाल थपथपा कर कहा, सर मैडम को हॉस्पिटल लेकर जाना है। दानिश इसके पीछे खड़े होकर पूछा था, लेकर जाऊँगा। तुम इस लड़के को सेल में लेकर जाओ। सर सब जमा है वहाँ पर और मेरे ख्याल से वो मर चुका है। इसके कहने पर जहाँ से ने अपनी हसल ब्राउन आँखों से इसे घूर कर देखा था। दाद मैं जा रहा हूँ और बाद में जब मैं आऊँगा तो मुझे ये लड़का सेल में मौजूद चाहिए, ज़िंदा या मुर्दा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी बात कहकर वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया था। जबकि वो बेचारा अब ये सोचकर इस भीड़ में से वो ज़ैन को कैसे निकालेगा। मुमकिन था कि पुलिस भी आने वाली हो। कॉलेज का गेट जो पहले कॉलेज के अंदर था वो बाहर कॉलेज का गार्ड जो पहले अंदर था वो बाहर आकर खड़ा हो गया था। लेकिन जो भी था ये हुक्म जान से काज़मी ने दिया था, जिसे हर हाल में पूरा करना था। वो इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद था। सोफे पर टांग चढ़ाए भागते कदमों की आवाज़ सुनाई दी और बिना इसकी तरफ देखे वो जानता था कि आने वाला आहत होगा। क्या हुआ इसे? तुम्हें वो कहाँ मिली? वो बेहोश कैसी हुई? इसके करीब आते इसने एक ही सांस में पूछा था। जान से फ़ोन पर इसे ये बता चुका था कि इसकी बहन इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है। साथ ही हॉस्पिटल का नाम भी बता दिया था और ये भी बता चुका था कि इसे सड़क पर बेहोश मिली थी। बताया तो था कॉलेज के बाहर बेहोश पड़ी है, लेकिन वो बेहोश क्यों हुई? इसके कहने पर जान साहब ने लापरवाही से कंधे उचका दिए थे। किसी ने वहाँ पर एक लड़के को गोली मार दी, इसने देख लिया, बस इसलिए बेहोश होगी। इसके इत्मीनान से कहने पर ने जब से आंखें बंद कर ली थी। जान साहब तुम्हें अंदाज़ा है तुमने क्या किया है? सड़क पर बंदा मार दिया। मैंने अपना नाम तो लिया ही नहीं। तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है? इसमें गलत क्या है? तुमने रुहिया के सामने से मार दिया। कम से कम यही देख लेते। वो गर्ल्स कॉलेज था, वहाँ किसी को मारने की क्या ज़रूरत थी? गहरा सांस लेकर वो अपनी जगह से उठकर मुकाबिल के पास खड़ा हुआ है। तो हुसैन तुम मुझे मत बताओ कि मैंने क्या कर दिया है क्या नहीं। कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी बहन को रचा है। अभी से इसे सबकी आदत डाल लेनी चाहिए। खैर मैं जा रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। इसने एक नज़र रूम के दरवाजे पर डाली जहाँ रुहिया मौजूद थी और वहाँ से चला गया। जबकि आहत खुद भी बिना इसकी बातों पर ध्यान दिए अंदर की जाने बढ़ गया था। इसके होश में आते ही आहत इससे लेकर कटा गया, लेकिन तब से वो बेहद खामोश और खौफज़दा थी। इसके सामने एक इंसानी जान गई थी, कोई मामूली बात नहीं थी। वो बस एक ही बात कह रही थी कि हमला का भाई मर चुका है। इसके खौफज़दा चेहरे को आंसुओं ने भिगो रखा था, जबकि इसकी हालत एक आहत को जहाँ ज़ेब पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन ज़ब्त करने के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता था। रात तक इसे तेज़ बुखार हो चुका था। इसकी हालत देखकर सभी परेशान हो चुके थे। डॉक्टर आकर इसका ट्रीटमेंट करके जा चुकी थी। इसे दवाई देकर ज़ोहरा बेगम और रीम इसकी पटिया कर रही थी, जिसकी वजह से इसे बुखार काफ़ी हद तक उतर चुका था। ज़ोहरा बेगम को कमरे में भेजकर वो उसके करीब ही बैठ चुकी थी। इसका आज यही सोने का इरादा था, लेकिन हुनैन के मुसलसल रोने की आवाज़ से वो उठकर चली गई। पहले सोचा अपने कमरे में ले जाए, लेकिन रुहिया की नींद डिस्टर्ब ना हो इसलिए इसने इसे आहत के पास ही छोड़ दिया था। लेकिन अब इसके रोने की आवाज़ से परेशान कर रही थी, इसलिए अपनी जगह से उठकर वो बाहर चली गई थी। खिड़की के रास्ते से वो कमरे में दाखिल हुआ जहाँ इसकी वो पिंक कलर के कंबल में सुकून से सो रही थी। इसके करीब जाकर जहाँ ज़ेब बेड पर इसके करीब बैठ गया और अपने हाथ की पूँछ से इसका गाल सहलाने लगा जो गर्म हो रहा था। तुम तो बहुत नाज़ुक हो प्रिंसेस, एक इंसान को गोली लगते देखकर तुम्हारा ये हाल हो गया। क्या कहा था मैंने कि तुमसे कि मुझसे फिर कभी मत मिलना, वरना तुम्हें इस बीच की कैद से कोई रहा नहीं कर पाएगा। लेकिन तुमने शायद मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। तो अब तैयार हो जाए बीस्ट की कैद में आने के लिए। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बाहर से बातों की आवाज़ें आ रही थी। फिर मिलने आऊँगा तुमसे, मेरा इंतज़ार करना। इसने एक आखिरी नज़र अपनी प्रिंसेस पर डाली और वहाँ से चला गया। अगले दिन और वो फिर इसी रास्ते से इसके कमरे में आया था जहाँ कल की तरह वो पुरसुकून सी सो रही थी। इसके करीब जाकर इसने बैठ के दोनों तरफ अपने हाथ रख लिए और गौर से इसका चेहरा देखने लगा। फिर इसके कान के करीब झुककर सरगोशी की, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। इसकी आवाज़ सुनकर रुहिया ने कसमसाकर आंख करवट बदली, जिसकी वजह से इसके माथे पर शिकन नमूदार हुई। इसने अगले ही पल इसका हाथ पकड़ के इसे पहले वाली पोजीशन में लटाया। वो नींद से नहीं जागी थी, बस चेहरे के ज़ाविये बिगड़े और फिर दोबारा पहले की तरह सो गई। क्या करना चाहिए मुझे? डैड को तुम्हारे घर भेजना चाहिए। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे, शायद नहीं, ख़ास तौर पर तुम्हारा वो भाई। तुम देख लेना रू, मेरी इस लव लाइफ में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा भाई ही होगा। तो इसे
पहले ही अपने प्यार भरी ज़ुबान में समझा देना कि कोई उल्टी-सीधी हरकत ना करे, वरना मैं ये भूल जाऊँगा कि वो मेरा दोस्त है और फिर मैं इसके लिए भी बीस्ट बन जाऊँगा। वो इस तरह से बातें कर रहा था जैसे वो वाक़ई में इसे सुन रही हो। ख़ैर, अगर वाक़ई में आहत ने कोई उल्टी-सीधी हरकत की तो इसका ज़िम्मेदार तुम मुझे मत ठहराना, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन हम अभी ये बातें नहीं करते। आज तुम्हारा बर्थडे है। मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लिए हैं। उम्मीद करता हूँ तुम्हें पसंद आएँगे। इसका नरम हाथ अपने हाथ में लिए हुए इसे प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कह रहा था। सुबह उठ के उसने सबसे पहले घड़ी की तरफ देखा जो 7 बजा रही थी। इसका इरादा दोबारा सोने का था, लेकिन तभी निगाह सामने रखे सोफ़े सामान की तरफ गई। नींद से भरी आँखें ज़बरदस्ती खोल कर इसने सामने रखे इन गिफ्ट्स की तरफ देखा। पहले इसे लगा वो ख्वाब देख रही है, लेकिन वो मंज़र की हकीकत था। थोड़ी रात से उठकर इसने एक गिफ्ट अपने हाथ में लिया था। अलग-अलग साइज़ के वो छोटे-बड़े गिफ्ट रखे हुए थे। साथ ही इसका एक कार्ड वहाँ पे मौजूद था, लेकिन इसे कार्ड देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसे पता था ये काम इसके घरवालों के अलावा और किसका हो सकता है। इसने सारे गिफ्ट की गिनती करी और जल्दी से मोबाइल में तारीख देखी। आज इसकी बर्थडे थी, जिसे ज़हन वाले हादसे की वजह से वो फरामोश कर चुकी थी। खुशी से उछलती वो बाहर भागी। सब बैठे नाश्ता कर रहे थे। जब घर में जल्दी से उठते हुए सब जल्दी उठते थे घर में, सवाए इसके इतने सारे गिफ्ट। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं किसका आइडिया था, लेकिन जिसका भी था कमाल था। वो खुशी से चीखते हुए कहने लगी और फिर दोबारा अंदर अपने कमरे में भागी। इसकी सरगबस अपने हैरत से इसे देखा और अपनी जगह से उठकर इसके पीछे चले गए। जहान कमरे का मंज़र सबके लिए जहाँ कमरे का मंज़र सबके लिए भी हैरान-कुन था। सारे गिफ्ट बिखरे पड़े थे और रूहिया मैडम एक-एक करके इन्हें खो रही थी। आहत की नज़र सफ़ेद कार्ड पर पड़ी, जिस पर हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस लिखा था। पहली नज़र में ही जान गया था कि ये लिखाई जानज़ेब की है, लेकिन वो रूहिया को गिफ्ट क्यों भेजेगा, ये बात इसे समझ नहीं आ रही थी। कार्ड पर लिखा है आहत किसने भेजा है ये सब। हुसैन साहब के ने करीब आते पूछा। कार्ड जल्दी से जेब में डाले। ये सब जानज़ेब ने भेजा था, लेकिन क्यों भेजा था ये सब सोचकर वो खुद ही भी उलझ गया था। मैंने रखा था ये सब, तो बताया क्यों नहीं? मैं तो डर गई थी। इसकी बात सुनते ही ज़ोहरा बेगम ने सुकून का सांस लिया था। मम्मा, आप तो बात-बात पर डर जाती हैं, गिफ्ट ही तो हैं। चलें रुहिया, इसे बाद में देख लेना, पहले नाश्ता करो। ज़ोहरा बेगम को मुतमिन करके इसने रुहिया के हाथ से गिफ्ट लेकर रखा। नहीं भइयो, पहले मुझे ये देखने हैं, बाद में देख लेना। भी चलो। इसे ज़बरदस्ती पकड़ वो बाहर लेकर चला गया, जबकि इन दोनों के बाहर जाते ही बाकी सभी अपना अधूरा नाश्ता मुकम्मल करने की घर से बाहर चले गए थे। घर में दाखिल होते ही वो सीधा जहान के कमरे की तरफ गया था और दोनों दरवाज़ा नॉक किया। कोई बिना इजाज़त इसके कमरे में दाखिल हो जाए, ये इसे पसंद नहीं था, चाहे सामने इसका बाप ही क्यों ना हो। इजाज़त मिलते ही वो अंदर दाखिल हुआ, जहाँ वाइट टी-शर्ट के साथ इसने ब्लैक ट्राउज़र पहना हुआ था। आँखों में नींद का खुमार लिया और बेड से उठा। यकीनन वो भी नींद से जागा था। खैरियत कैप्टन साहब, तुम्हें आज मेरी याद कैसे आ गई? इसने खुशगवार लहजे में कहा, जिसका जवाब देने के बजाय आहत ने वो कार्ड इसके सामने ही ने किया। ये क्या है जहान? ये कार्ड है, इस पर तुम्हारी लिखाई है और रूहिया के बर्थडे गिफ्ट के साथ मिला है। ओह हैप्पी बर्थडे। जहान, फ़ज़ूल बात मत करो। इसके कमरे में गिफ्ट रखे हुए थे। वो गिफ्ट किसने बेचे? इसने सवालिया नज़र से इसकी तरफ देखते हुए पूछा। ये कार्ड किसने बेचा है? इसने आहत के हाथ में मौजूद कार्ड की तरफ इशारा किया। यकीनन तुमने तो बेवकूफ़ो जैसी बातें क्यों कर रहे हो? यकीनन गिफ्ट भी मैंने भेजे होंगे। इत्मीनान से जवाब देकर इसने सामने खड़े शख्स को अंदर आने की इजाज़त दी, तो दरवाज़ा बार-बार नॉक कर रहा था। इसकी इजाज़त देने पर वो मुलाज़िम अंदर आया और हाथ में मौजूद ट्रे टेबल पर रख दी और कुछ चाहिए सर, आहत के लिए भी लेकर आओ। इसके पास सुनते ही मुलाज़िम जी कहकर वहाँ से चला गया, जबकि अब सोफ़े पर बैठकर अपना नाश्ता कर रहा था। क्यों भेजे है तुमने इसे गिफ्ट? क्योंकि इसकी बर्थडे थी। जहान, देखो तुम प्लीज़ इससे दूर रहो। समझा चुका हूँ, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। इसके कहने पर जहांज़ेब नासमझी से इसे देखा। क्या नहीं बताएगी? यही कि इसने तुम्हें कत्ल करते हुए देखा। वो किसी को नहीं बताएगी, बस तुम इसे छोड़ दो प्लीज़, इसे कुछ मत करना। इसकी बात सुनकर जहांज़ेब ने कांटा प्लेट में पड़का और उठकर इसके सामने खड़ा हो गया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं इसे कुछ करूँगा? तुम्हारे ख्याल में किसी को गिफ्ट भेजना मतलब कोई नुकसान पहुँचाना होता है? वो जैसे इसका मज़ाक उड़ा रहा था, तो फिर इस सब की वजह इश्क हो गया है मुझे। रूहिया से पागल हो गया हूँ मैं, इसके पीछे वो मेरा जुनून बनती जा रही है। जहांज़ेब ने ये बात मज़ाक में कही होगी, ऐसी तवक्का आहत इससे नहीं कर सकता था। जहांज़ेब, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? बहुत अच्छे से। दरवाज़ा दोबारा नॉक हुआ और जहांज़ेब की इजाज़त मिलने पर मुलाज़िम अंदर दाखिल हुआ। दूसरी टेबल पर ट्रे रखकर अपना पहले की तरह दोहराया हुआ सवाल दोहराया। सर और कुछ चाहिए? नहीं, तुम जाओ। जहांज़ेब के कहते ही वो मुलाज़िम सर अपना झुकाकर वहाँ से चला गया। इसके जाते ही इनकी बातों का सिलसिला वहीं से जुड़ गया था जहाँ से टूटा था। जहांज़ेब, इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। भले तुम इसे मेरी इल्तिजा समझिए या कुछ भी, लेकिन प्लीज़ रुहिया से दूर रहो। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ?
मैं क्यों दूर रहूँगा इससे? तुम्हें मेरी बात समझने में नहीं आ रही? रूहिया तुम्हारी नहीं हो सकती। इसने अपने गुस्से पर ज़ब्त करते हुए कहा, रू मेरी ही है। बेहतरी इसी में है कि शराफ़त से बिना कोई तमाशा लगाए मुझे इसे सौंप दो, वरना मुझे अपना तरीका आज़माना आता है। तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं अपने मासूम बहन तुम जैसे दरिंदे के हवाले हरगिज़ नहीं करूँगा। इसने मज़बूत लहज़े में अपनी बात कही और लंबे-लंबे डाक पड़ता वहाँ से चला गया। जब किसी की बात सुनकर इसने अपने गुस्से को ज़ब्त करने की कोशिश की, लेकिन ये काम इसके बस का नहीं था। थोड़ी देर में कमरे का सारा सामान बिखर चुका था। घर में दाखिल होते ही वो सीधा अपने कमरे में गया, जहाँ हरीम अपनी गोद में हनैन को लिए इससे पता नहीं कौन सी बातें कर रही थी। क्या पट्टियाँ पढ़ा रही हो मेरी बेटी को? वरट और मोबाइल टेबल पर रखकर वो बेड पर आकर लेट गया था। क्या हुआ हद? क्या हुआ हरीम? कोई बात है? आप परेशान लग रहे हैं। रुहिया के कमरे में गिफ्ट कहाँ से आए? मैं जानती हूँ आपने वो नहीं रखे थे। इसके कहने पर आहत ने गहरा सांस लिया। रुहिया को कुछ दिनों तक कॉलेज मत भेजना। क्यों? अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता वो वहाँ जाए और फिर से वही सब याद ताज़ा हो जाए। मैं कोशिश करूँगा इसका कॉलेज तब्दील करवा दूँ। वैसे ये नहीं बता सका कि रुहिया को घर में रखकर वो जहांज़ेब की नज़र से छुपाना चाह रहा है, और वो गिफ्ट मैंने ही रखे थे। अहद ने इसकी गोद से हुनैन को लेते हुए कहा, जिस पर रीम ने अच्छा कहकर हौले से अपना सर हिला दिया। एक-एक करके इसने अपने सारे गिफ्ट खोल कर देखे, जिन्हें देखकर इसके चेहरों पर बच्चों जैसी खुशी आ रही थी। इन सब गिफ्ट में सबसे अच्छा गिफ्ट जो उसे लगा था वो था गोल्ड का लॉकेट, जिस पर इसका नाम लिखा हुआ था। वो इस लॉकेट को हाथ में पकड़े मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो था ही इतना खूबसूरत है। कैसा लगा तुम्हें? इसने अपने पीछे से आवाज़ आई थी। बहुत अच्छा, जोर से कहती वो मुड़ी, लेकिन फिर सामने खड़े शख्स को देखकर जैसे इसका सांस रुक गया था। मोम इसने चलाना चाहा, लेकिन इसके चीखने से पहले ही वो अपना भारी हाथ इसके लबों पर रखकर अगले ही पल रुहिया की महसूस नस को दबा चुका था। सॉरी रू, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। इसका वजूद अपने बाहों में भरे वो बीस्ट अपनी ब्यूटी को लेकर वहाँ से जा चुका था। अजनबी कमरा, अजनबी घर, अजनबी जगह। आँख खुलते ही इसने कुछ देर गैर दिमागी से हर तरफ देखा। जो आखिरी मंज़र से याद था वो ये था कि इसने इस शख्स को देखा जिसने इसके सामने एक इंसान की जान ली थी। झटके से वो बेड से उतरी और कमरे का खोला। शुक्र था वो लॉक नहीं था। तेज़ कदमों से वो बाहर की तरफ भागी, और इससे कहाँ जाना था वो नहीं जानती थी। बस पता था तो इतना कि इसे इस जगह से निकलना है। मैम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? पीछे से आती आवाज़ पर इसने डर के पीछे देखा, जहाँ एक दुबला-पतला नौजवान खड़े से देख रहा था। बिना कोई जवाब दिए वो वहाँ से भागने लगी। जब इस नौजवान ने इसे कलाई पकड़ी, छोड़ो मेरा हाथ, देखिए आप वापस अपने कमरे में जाएँ, सर आने वाले होंगे। इसने नरमी से समझाना चाहा, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दें, मुझे जाना है। मैं आपको नहीं जाने दे सकता, हाथ छोड़ो इसका। गंभीर भारी आवाज़ में ही इस नौजवान ने जल्दी से रुहिया का हाथ छोड़ दिया और अपने मालिक की तरफ देखा, जो भी वहाँ आया था। सर, ये भाग रही थी। बिना इसकी बात सुने जहांज़ेब ने इसके हाथ का जाने का इशारा किया, जिसे देखते ही वो वहाँ से चला गया। इसके जाने के बाद जहांज़ेब ने अपने पीछे खड़े दाद को देखा, इसे सेल में पहुँचा देना। जहांज़ेब के कहने पर वो जी अच्छा कहकर खुद भी वहाँ से चला गया। दिल में अलबत्ता इस लड़की की हमदर्दी ज़रूर जागी थी। ज़ैन ने इस लड़की से हाथ मिलाया था, जिसे इस लड़की ने खुद बढ़ाया था। जब इसका ये हाल हुआ था, इस लड़के ने तो इसका हाथ ही पकड़ लिया था, वो भी ज़बरदस्ती। इसका क्या हाल होगा? इसका हाथ पकड़ कर वो ज़बरदस्ती से दोबारा अपने कमरे में ले आया था। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़े, मुझे घर जाना है। घर तो अब तुम नहीं जा सकती। वो ये तरीका नहीं आज़माता अगर तुम्हारे भाई मेरे काम के बीच में ना आता। हाँ, तो आपको जो भी काम है आप भाइयों से कहें ना, प्लीज़ मुझे जाने दें। इसने खौफ़ज़दा लहज़े में अपनी बात मुकम्मल की। आंसू इसके आँख से बह रहे थे और रोने की वजह से ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। रोना बंद करो रू, मुझे तुम्हारे आंसू पसंद नहीं है। जहांज़ेब ने इसके आंसू साफ़ करने चाहे, लेकिन इसकी हरकत पर वो डर के 2 कदम पीछे हुई थी। तुम मुझसे डर क्यों रही हो? इसने गहरी नज़रों से इसे देखते हुए इसने रुहिया का हाथ पकड़कर झटके से अपने करीब किया था। आपने इसे मारा था इसके बिना नाम लिए भी वो जानता था वो किसका ज़िक्र कर रही है। हाँ, मैंने इसे मारा क्योंकि वो इसी लायक था। वो एक बुरा इंसान था, और इस बात को भूल जाओ और यहाँ आराम से रहो। मैं जानता हूँ तुम्हारी गैर मौजूदगी देखकर आहत सीधा यहीं आएगा। तब तक के लिए तुम इस कमरे में रहोगी नहीं। प्लीज़ मुझे मेरे घर जाने। इसने हिम्मत करके कहा, लेकिन वो दरवाज़ा बंद करके जा चुका था। रुहिया ने तेज़ी से आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन अब वो लॉक था। प्लीज़ खोलो इसे, इसने रोते हुए सुन लिया, लेकिन किसी ने इसकी नहीं सुनी थी, क्योंकि यही इसके मालिक का हुक्म था। रोते-रोते वो कमरे के कोने में बैठ गई थी, दिल से बस यही दुआ निकली कि जल्दी से इसका भाई यहाँ आ जाए और इसे यहाँ से ले जाए। इसे यकीन था कि जैसे ही घर में रुहिया की गैर मौजूदगी का पता चलेगा, आहत यहीं आएगा, और ऐसा ही हुआ। ब्लैक जीन्स के साथ वाइट शर्ट और ब्लैक कोट पहने वो टांग पर टांग चढ़ाए बड़े शान से सोफे पर बैठा इसी का मुंतज़िर था। आ जाओ आहत, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। जान से रुहिया कहाँ है? मेरे पास है। इसका इत्मीनान देखकर आहत का पारा मज़ीद हाई हुआ था। क्या किया तुमने इसके साथ? अभी तो कुछ नहीं किया।
जहाँ ज़ेब रूहिया को बुला मुझे इसे लेकर जाना है। कहाँ है वो? अब वो कहीं नहीं जाएगी। आहत वो अब यहीं रहेगी। सोफ़े से उठकर इसने कोट का बटन बंद किया था। मैं तुम्हारा इंतज़ार इसलिए नहीं कर रहा था कि तुम आओ और इसे ले जाओ। मैं तुम्हारा इंतज़ार इसलिए कर रहा था ताकि जब निकाह हो तो इसका भाई, इसका कोई तो अपना साथ हो। जहान प्लीज़ मत करो ऐसा, वो तुम्हारी नहीं हो सकती। आहत ने बेबसी से देखते कहा, अब वो मेरी हो चुकी है आहत, और तुम भी जानते हो अगर जहाँ ज़ेब काज़मी को कुछ पसंद आ जाए तो इसका ही होता है। इसकी बात सुनकर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। रूहिया कभी नहीं मानेगी, इसे मनाना मेरा काम है। अगर इसे कुछ भी हुआ ना जहाँ ज़ेब तो मैं तुम्हें ख़त्म करने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं खुद लम्हा नहीं लगाऊंगा खुद को ख़त्म करने में, लेकिन इसे कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा इसकी हिफाजत करूंगा। हद ने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। वो जानता था इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जहान ज़ेब की मर्ज़ी के बिना रूहिया तो क्या वो खुद भी यहाँ से नहीं निकल सकता था। कोने में बैठी वो सर घुटनों में दिए रोने का बखूबी काम सर अंजाम दे रही थी। इसके करीब जाकर जहाँ ज़ेब ज़मीन पर इसके करीब बैठ गया था। रोना बंद करो, इसकी आवाज़ पर रूहिया ने आंसू से भीगा चेहरा उठा के इसकी तरफ देखा। प्लीज़ मुझे जाने दूंगा, पहले मुझसे निकाह कर लो। मुझे नहीं करना कोई निकाह। रूहिया के कहने पर जहाँ ज़ेब ने घूर के इसे देखा और फिर इसके मज़ीद करीब हुआ, जबकि इसे इतने करीब देखकर वो पूरी दीवार से साथ चिपक गई थी। तुम जानती हो जिस लड़के को मैंने तुम्हारे साथ सामने मारा था, मैंने इसका क्या हाल किया था? मुझे नहीं जानना, लेकिन मुझे दिखाना है। अपने कोट की जेब से मोबाइल निकाल के इसने एक वीडियो चला के इसके सामने की। इसमें वो सब कुछ हो रहा था जो इसने ज़ैन के साथ किया था। इस वीडियो में जैसे ही इसने ज़ैन का हाथ काटा, इसको इस मंज़र को देखते इसने अपनी आंखें बंद करके चेहरे का रुख फेर लिया था। आंखें खोलो और देखो इसे। अगर नहीं चाहती यूँ मैं ये सब तुम्हारे भाई के साथ करूँ तो शराफत से निकाह के लिए तैयार हो जाओ, कोई तमाशे लगाए बगैर। सख्त लहजे में कहकर वो अपनी जगह से उठा और अपनी वार्डरोब से वो सफ़ेद दुपट्टा निकाला जो रूहिया का ही था। वो दुपट्टा इसने रूहिया को उठाया। वैसे भी इस वक्त वो बिना दुपट्टे के ही बैठी हुई थी, जिसका इसे एहसास में नहीं था। लम्हे बीते, कुछ पल गुजरे और रूहिया हुसैन जहान ज़ेब काज़मी के नाम होगी। तैमूर साहब इस वक्त शहर से बाहर गए थे और जहाँ ज़ेब का इरादा ये सब बातें इन्हें जब भी बताने का था जब वो इसके सामने होते। जहान निकाह हो चुका है, अब अपनी बात पूरी करो और रुया को मेरे साथ भेज दो। कमरे में मौजूद निकाह के लिए आए वो चंद अफराद जैसे ही बाहर गया, हाथ इसके करीब आकर खड़ा हो गया। मैं इसे तुम्हारे साथ भेज दूंगा, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि वो तुम्हारे साथ सिर्फ चंद घंटों के लिए जाएगी और इसके बाद मैं इसे अपने पास ले आऊँगा, वो हमेशा के लिए। इसके संजीदगी से कहने पर राहत ने अपना सर इस बात में हिला दिया। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम इतने आसानी से मान कैसे गए? जहाँ से तैमूर काज़मी कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटता, तो ये कैसे मुमकिन था कि अब हट जाता? बस इसके लिए डर था और अभी भी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम रुहिया की हिफाजत खुद से बढ़कर करोगे। जब जानते थे तो विलन क्यों बन रहे थे? जहाना हकीकत तो ये है कि तुम एक बीस्ट हो। तुम्हारी और इसकी दुनिया में बहुत फ़र्क है। इसे मरते इंसान को देखकर खौफ आता है और तुम रोज़ पता नहीं कितने इंसानों को मार देते हो। मैं इसे अपनी इस दुनिया से अलग रखूँगा, इसी तरह की लाइफ दूँगा जो एक नॉर्मल इंसान गुजारता है। ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। उसने इत्मीनान मुतमिन होकर अपना सर हिला दिया। मैं मामा पापा से कहूँगा कि रुहिया किडनैप हो गई है थी और फिर तुमने इसे बचाया और तुम इसे पसंद करते थे तो मैंने तुम्हारा निकाह इसके साथ करवा दिया। वो अगवा क्यों हुई होगी ये नहीं सोचा? बिल्कुल, मैं इनसे कहूँगा कि इस दिन कॉलेज में ज़ैन को जिस शख्स ने मारा था, इसने इसे अगवा किया था ताकि वो किसी को ये बात ना बता दे कि कत्ल किसने किया था, और अब वो लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए मैंने इसकी हिफाजत के लिए इसका निकाह तुमसे कर दिया। वाह, तुम तो पूरी स्टोरी सोच ली है, लेकिन ये सच नहीं है, ये झूठ भी नहीं है और ये सब चलता है। नहीं, तुम इन्हें वही बताओगे जो सच है। हाँ, इन्हें सब बता दूँ। अगर इन्हें पता चला कि सरेआम लोगों का जो कत्ल करता है वो तुम हो, तो घर के सब अफराद आकर तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे कि हम मर जाएंगे, लेकिन रुहिया को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। इसके कहने के अंदाज़ पर जानज़ेब को बेसाख्ता हंसी आ गई थी। आहत, मैं सरेआम लोगों को मारता हूँ क्या? वो मुझे जानते नहीं होंगे? नहीं, तुम भले सरेआम लोगों को मारते हो, बहुत से लोगों ने तुम्हें ये सब करते हुए देखा होगा, लेकिन इसमें मेरे माँ बाप और बीवी नहीं आते। तुम ज़्यादा वक्त तक ये बात छुपा नहीं पाओगे। छुपा भी सकता हूँ या शायद नहीं, ज़्यादा वक्त तक नहीं, लेकिन कम से कम जब तक छुपा सकता हूँ छुपाऊँगा, जब तक रुहिया इस रिश्ते के लिए दिल से राज़ी नहीं हो जाती। आहत के पास इस से होकर वो अपने कमरे में गया तो थोड़ी देर पहले निकाह के वक्त वो बेड पर बैठ गई थी, लेकिन अब फिर से बेड से उठकर पहली वाली जगह पर जाकर सर घुटनों पर रखकर बैठी हुई थी। उठो रूह, इसका बाजू पकड़कर जहाँ ने नरमी से इसे कहा था मुझे नहीं उठना। वो मज़ीद कोने में खिसक गई थी। तुम्हारा भाई बाहर खड़ा है, इसके साथ नहीं जाना। जानज़ेब के कहने पर की देर थी। वो तेज़ी से उठकर बाहर की जाने भागने लगी, लेकिन इससे पहले ही जानज़ेब इसका हाथ पकड़ के इसे सामने खींच चुका था। जा रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए वापस तुम्हें मेरे पास ही आना है और हमेशा मेरे पास ही रहना है। मेरी ये बात अपने छोटे से दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना। जानज़ेब के कहने पर इसने आहत ने जल्दी अपना सर इस बात में हिला दिया। इस वक्त तो इसे बस यहाँ से निकलना था, बाद में क्या होगा
ये इसने नहीं सोचा था और ना ही इसे सोचना था। जानसेब के छोड़ते ही वो कमरे से बाहर भाग गई। जानसेब सामने एक जहाँ सामने आहत खड़ा था, इसे देखते ही रुहिया को फिर से रोना आया। भागकर वो इसके सीने से लग गई थी। रुहिया, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। इसके बालों पर हाथ रख इसने आहत ने इसके माथे पर बोसा दिया। जब से वो यहाँ आया था रुहिया से इसकी पहली मुलाकात हुई थी, क्योंकि निकाह के वक्त वो डरी सहमी सी नज़र झुकाए बैठी थी। इसने नज़र उठाकर ये भी नहीं देखा कि वहाँ इसका भाई भी मौजूद है। रुहिया, रोना बंद करो। आहत ने इसके आंसू साफ किए, जबकि जान से पीछे खड़ा बेजारी से इन बहन भाई का प्यार भरा मुजाहरा देख रहा था। आहत, मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना प्यार काफ़ी है। यहाँ खड़े होकर तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, उसे सख्त लहजे में कहकर रुहिया की जाने मत वजह और तुम रोना बंद करो वरना जाने नहीं दूंगा। इसके कहने पर रुहिया ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और आहत का हाथ खींच के ऐसे चलने का कहा। इसे ये डर था कहीं वो तो थोड़ी देर और यहाँ रुकी तो शायद वो सच में इसे नहीं जाने देगा। सर, आपके लिए पार्सल आया। इस वक्त वो लाउंज में आंखें मूंदे बैठा था जब मुलाजिम ने इसे थोड़े फासले पर खड़े होकर कहा। अब्दुल्ला ने एक नज़र इस मुलाजिम को देखा, फिर पास पड़े पार्सल को कौन लेकर आया इसने कहा था। ये जहां से काज़मी ने भिजवाया है। मुलाजिम ने कहते ही अगले पल वो सीधा हुआ और इस पार्सल को खोलने लगा। मुलाजिम भी खोलते ही अब्दुल्ला ने इस बॉक्स को देखा जहां बिना हाथों के जैन की लाश मौजूद थी। इसने अपने गुस्से को हाथों की मुठ्ठियां बनाकर जब्त किया करना चाहा, लेकिन इसे ये भी पता था अब इसका गुस्सा इतनी आसानी से नहीं उतरेगा। इसने सब ख़ास मुलाजिम की लाश इसके सामने थी, जैसे जहाँ से काज़मी ने भिजवाया था। जानसेब, काज़मी आज तक तुम्हें नज़रअंदाज किया, लेकिन अब तुम उसे बच नहीं सकते हो। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। गुस्से से एक नज़र इसके बॉक्स में बड़े जैन की लाश को देखता हुआ लंबे लंबे डाक पड़ता वहाँ से चला गया था। सोफे पर बैठी हुई अपने साथ पेश आने वाले वाक़ये के बारे में सोच रही थी। एक ही दिन में इसकी ज़िंदगी कितनी बदल गई थी। रुहिया हुसैन से रुहिया जहान से बन चुकी थी, शख्स के निकाह में आ चुकी थी, जिसने इसके सामने एक इंसानी जान ली थी। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर इसने एक नज़र डराते आहत को देखकर नज़रों का ज़ाविया मोड़ लिया। रुहिया, मेरी बात सुनो। आहत ने सोफे पर इसके करीब बैठकर कहा, जिस पर इसने नज़र उठाकर घर में किसी को मत बताना कि जानसेब ने जैन को मारा था। लेकिन क्यों, ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। अगर घर का कोई अफराद तुमसे कुछ पूछे तो तुमने इन्हें यही बताना जो मैंने तुमसे कह रहा हूँ। अपनी ही बनाई स्टोरी इसने इसे बता दी, अच्छे से समझा दी। लेकिन गलत है भाई, उसने हमदा के भाई को मारा था। रुहिया, इसने इसे सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो एक बुरा इंसान था। इसने कुछ गलत नहीं किया। जो काम यहाँ का कानून नहीं कर सकता, पुलिस नहीं कर सकती, वो काम जानसेब करता है। वो जो भी करता है मुझे परवाह नहीं है, बस मुझे इनके साथ नहीं रहना। आंसू फिर से इसकी आंखों से बहने लगे थे, जिसे देखकर राहत ने नरमी से इसके आंसू साफ किए थे। हर लड़की को जाना पड़ता है रुहिया। हाँ, तुम्हारे जाने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन ये कोई अनोखा काम नहीं है। भरोसा रखो भाइयों पर। रोते रोते इसने अपना सर इस बात में हिला दिया। तो फिर इसे कायम रखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं थोड़ी करूँगा। इसके माथे पर अपने लब रखकर वो इसे कमरे से चला गया। इसके जाने के बाद रुहिया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। इसे अपने भाई पर भरोसा था, लेकिन जानसेब पर नहीं। इसके तो नाम से भी इसे खौफ आता था और आहत घर वालों को भी अपनी बनाई स्टोरी बता चुका था, जिस पर उनको वो राज़ी भी कर चुका था। घर में जानसेब की इतनी इज्जत देखकर इसे अपना वहाँ बैठना मुश्किल लग रहा था। इसे नहीं याद था कभी इसे इस घर में इतनी इज्जत मिली हो। पहले इतनी मुश्किल से घर वालों की खफकी दूर किया था, लेकिन जानसेब को देखकर इन सब की जो थोड़ी बहुत नाराज़गी दूर हुई थी, वो भी वापस से बढ़ गई, क्योंकि इसने ये नहीं बताया था कि वो सियासतदान तैमूर काज़मी का बेटा है। बहुत स्वीट है तुम्हारे घर वाले। इसने आहत के घर में कान में सरगोशी की थी। हाँ, ये सारी स्वीटनेस सिर्फ तुम्हारे लिए ही रखी थी। थोड़ी देर वहाँ बैठकर अब इसे घर जाने की चलती थी। बैठ जाओ बेटा, हरीम बस खाना लगा रही है, खाना खा कर जाना। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे एक काम से जाना है। इंशाल्लाह फिर किसी दिन ज़रूर खा कर जाऊँगा, अभी मुझे जल्दी है। इसके कहने पर ज़ोहरा बेगम ने हरीम को इशारा किया, जो उनका इशारा समझते रुहिया के कमरे की तरफ चली गई थी। लेकिन 2 मिनट बाद ही वो परेशानी से उंगलियां मरोड़ती वापस आई थी। वो मामा, रुहिया दरवाज़ा नहीं खोल। इसके कहने पर सब ने इसकी तरफ देखा। कमरे की चाबी कहाँ है? सवाल जानसेब की तरफ आया था, जिसे सुनकर वो तेज़ी से कमरे की तरफ चाबी लेने भागी तो चाबी लाकर आहत को देती, लेकिन आहत के दरवाज़ा खोलते ही खाली कमरा देखकर सब परेशान हुए थे। रुहिया कहाँ गई है? रीम ने वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला था। इसने दरवाज़ा खोलकर देखा, वॉशरूम खाली था। इन सब के परेशान चेहरे देखकर वो अपने दोनों हाथ बांधकर इत्मीनान से दीवार पर टेक लगाए खड़ा था। हुसैन, रुहिया कहाँ गई है? ज़ोहरा बेगम ने परेशानी से अपने शोहर का पुकारा। मैं बाहर देखकर आती हूँ, क्या पता वहाँ कहीं हो, जल्दी से मैं
जल्दी जल्दी मैं कहकर हरी वहाँ से जाने लगी, लेकिन सब जानते थे कि वो बाहर नहीं होगी, क्योंकि जब से वो घर आई थी अपने कमरे में ही बंद थी। इसकी ज़रूरत नहीं है, वो यहीं पर मौजूद है। जहाज़ेब की संजीदा आवाज़ पर इसके बाहर जाते कदम रुके थे। कहाँ है वो? यहाँ हमें तो नहीं दिख रही। आहत ने इसके करीब आकर कहा, जिस पर इसने घूर कर देखा था। आंखों का इस्तेमाल करके तो दिख जाएगी। बेड के करीब जाकर इसने बेड के नीचे इसका पाँव खींच के बाहर निकाला, और उसके बाहर निकालते ही वो जल्दी से खड़ी होगी, जबकि सब हैरत से इसे देख रहे थे। रुहिया, ये क्या बच्चों वाली हरकत है? सबसे पहले ज़ोहरा बेगम की सदमे से भरी आवाज़ निकली थी। मुझे इनके साथ नहीं जाना। कान खुजाते हुए इसने मनमनाते हुए कहा, जिसे और कोई ना सही लेकिन करीब खड़ा जहाज़ेब ज़रूर सुन चुका था। इसे पता था वो इसे लेने आया है, इसलिए आते ही वो बेड के नीचे छुप गई थी। लेकिन हाँ, छुपने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। वीडियो भूल गई हो तो दोबारा दिखाऊं? अपने चेहरे पर हाथ फेर कर इसने हल्की सी सरगोशी की, जिसे सुनकर रुहिया ने डर के इसकी तरफ देखा। इसकी दिखाई हुई वीडियो फिर से इसके जहन में चलने लगी थी। ठीक हो मेरा बच्चा, क्या हुआ? वहाँ क्यों छुपी हुई थी? हुसैन साहब ने इसे करीब बुलाया था, बुलाकर प्यार से कहा, जिस पर एक नज़र जहाज़ेब पर डालकर वो उनके सीने से लग गई थी। कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो कह सकती थी, शायद इसे भी अपने फैसले पर राज़ी रहना था। यकीनन ही रब की रज़ा थी, जिस पर सब ने राज़ी रहना था। इनके घर पहुँचते ही मुलाज़िम भागता हुआ जहाज़ेब के करीब आया, जिसे वो इसी का इंतज़ार कर रहा। सर, वो तैमूर सर आ गए हैं, स्टडी रूम में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मुलाज़िम को जाने का इशारा करते इसने अपने पीछे नज़र झुकाकर खड़ी रुहिया को देखा। जिस कमरे में पहले तुम्हें रखा था, वहाँ जाओ। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। रोने मत बैठ जाना। इसका गाल थपथपा कर वहाँ से स्टडी रूम में चला गया। इस खामोश माहौल में वो आराम से इसके दूर जाते हुए जूतों की टक-टक सुन सकती थी, लेकिन इस कमरे में जाने के बजाय वो मुलाज़िम से स्टडी का वो रास्ता पूछ के इसके तरफ चली गई, क्योंकि जहाज़ेब भी वहीं गया था। स्टडी के करीब पहुँचते ही इसके अंदर से किसी की गुस्से की चिंगारती की आवाज़ सुनाई दी। ये क्या हरकत की है तुमने? क्या किया है मैंने? दाद मुझे बता चुका है, तुम पूछ क्यों रहे हो? तो पूछ क्यों रहे हैं? तुम्हारी हरकत के बारे में जानना चाह रहा हूँ। जानते भी हो क्या किया है तुमने? निकाह किया है मैंने। निकाह ऐसे होता है जैसे तुमने किया? मेरे ख्याल से निकाह तो ऐसे ही होता है जैसे ऐसे नहीं होता तो कैसे होता है? इसके पूछने पर तैमूर साहब ने बमुश्किल अपने गुस्से को कंट्रोल किया था। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, जहाँ से अगर ये बात मीडिया तक फैले तो वहाँ क्या वो बाल बच जाएगा? मेरी बला से मत जाए, आई डोंट केयर। इसने लापरवाही से कंधे उचकाए थे। तुम्हारी ही लापरवाही मुझे बुरी लगती है। निकाह की मुबारकबाद देने के बजाय आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। ये ख्याल कर लीजिए कि आपकी बहू बाहर खड़ी है। इसके कहने पर तैमूर साहब के साथ-साथ बाहर खड़ी रुहिया भी चौंकी थी। रूह अंदर आ जाओ, छुपने का क्या फ़ायदा? तुम्हारा साया दिख गया था मुझे। गहरा सांस लेके वो छोटे-छोटे कदम लेती अंदर आई थी और इसे देखते ही तैमूर साहब ने गुस्से से जहाज़ेब को देखा था। जहाज़ेब, ये तो तुमसे बहुत छोटी लग रही है। इतनी भी छोटी नहीं है, सिर्फ़ 13 साल का फ़र्क है। तो 13 साल का फ़र्क कम होता है बिल्कुल, इसने इत्मीनान से जवाब दिया। जब इसका फ़ोन रिंग हुआ, इसने पॉकेट से मोबाइल निकाल कर देखा। अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। इसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई, क्योंकि इसे पता था कि ये कॉल अब्दुल्ला की तरफ से ही आएगी। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कॉल अटेंड करने के बाद वो बाहर चला गया था, जबकि अब वो नर्वस ही कभी उंगलियां मरोड़ती तो कभी सामने खड़े शख्स को देखती, जिसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पर सफ़ेद ही कोट पहना था। बैठो यहाँ पे। उन्होंने इशारे से इसे सामने बैठने का इशारा किया और इससे बातें करने लगे, ताकि वो थोड़ी कंफर्टेबल हो जाए, जो वो थोड़ी देर में ही हो गई थी। और मज़े से टीवी देख रही थी। इसके कमरे में दाखिल होते ही चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। जहाज़ेब ने एक नज़र टीवी की तरफ देखा, जहाँ कॉमेडी ड्रामा चल रहा था, और जाकर इसके करीब बैठ गया। इसके बैठते ही रूहिया वहाँ से उठने कर जाने लगी, जब इसका हाथ पकड़कर जहाज़ेब ने अपनी जानिब खींच कर इसे अपनी गोद में बिठा लिया। कहाँ जा रही हो? वो मुझे सोना है, बहुत मज़े आ रहे हैं। शौहर घर से बाहर था। फ़िक्र करने के बजाय तुम यहाँ ड्रामा देख रही हो। प्लीज़ छोड़ो मुझे। रुहिया इसके गोद से उठना चाहा, लेकिन इसकी घूरती आंखें देख कर खामोशी से नज़र झुका गई थी। इसकी इस अदा पर जहाज़ेब को बेसाख्ता इस पर प्यार आया था। अपना चेहरा इसके करीब लाकर जहाज़ेब ने इसकी गर्दन पर नरमी से अपने लब रख दिए। ये क्या कर रहे हैं? प्लीज़ दूर रहें। इसके मजबूत सीने पर हाथ रखकर रुहिया ने इसके खुद से दूर करना चाहा, जबकि इसकी हरकत पर जहाज़ेब ने अपना चेहरा इसकी गर्दन से निकाल कर इसे देखा, जहाँ आंखों में नासमझी के तासुरात लिए उसे देख रही थी। मैं वो कर रहा हूँ जो एक शौहर अपनी बीवी के साथ करता है। क्या करता है? तुम मेरी सोच से ज़्यादा मासूम हो, और मैं चाहता हूँ तुम हमेशा ऐसे ही रहो। इसके माथे पर अपना लब रख कर इसने रुहिया की पेशानी को अपनी पेशानी से जोड़ दिया था। बस इस बात का ध्यान रखना कि जिन जज्बात को मैंने दबाया हुआ है वो बाहर ना निकल आए। तुम्हारी नाजुक जान मेरी शिद्दतें सह नहीं पाएगी, और इस तूफ़ान को मत जगाना जिसे तुम झेल नहीं सकती। समझ आई? वैसे तो इसकी कही बात का एक लफ्ज़ भी इसे समझ नहीं आया था, लेकिन इसकी गिरफ्त से निकलने के लिए इसने जल्दी से अस्पताल में सर हिला दिया। वेरी गुड, अब जाकर सो जा। इसने आज़ादी देते हुए वो बेड पर जाकर कंबल में छुपकर लेट गई। इसके सर को देखते ही जहाज़ेब के लब मुस्कुरा उठे थे। टीवी ऑफ करके वो भी चेंज करने के लिए चला गया।
नींद से भरी आँखें खोलकर इसने अपने सोने की जगह को देखा, जहाँ अभी भी वो अपनी बाहों में से भरकर सो रहा था। इसे सोता देख वो जल्दी से वो बेड से उतरने लगी, लेकिन इससे पहले वो इसका हाथ पकड़ के इसे दोबारा अपनी कैद में ले चुका था। "कहाँ जा रही हो?" नींद से भरी आँखें खोल के इसे देख रहा था। "मुझे वॉशरूम जाना है।" इसने डरते हुए कहा। "मुझसे डरना छोड़ दो, नफ़रत होती है मुझे इस लम्हे से जब तुम मुझसे डरती हो।" उसने रूहिया के चेहरे पर उड़ती लटों को कान से के पीछे किया था। "क्यों डरती हो मुझसे? मुझे आपसे डर लगता है, मुझे आपके साथ नहीं रहना।" इसके बालों में हाथ फँसाकर जहान ज़ेब ने इसका चेहरा खुद के करीब कर लिया था, जिसके बायस इसकी बात अधूरी रह गई थी, क्योंकि रूहिया को अब कुछ कहना मुश्किल लग रहा था। "तो अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, चाहे ज़बरदस्ती रहो या राज़ी होकर रहो।" इसके गुस्से से कहने पर इसने डर कर आँखें सख्ती से बंद कर ली थी, और जहां ज़ेब की नज़र इसके नर्म लबों पर ठहर सी की इसने अंगूठा इसके लबों पर फेरा। "रूह, आँखें खोलो रूहिया," इसने आँखें बंद कर किए हुए कहा था, जबकि इसकी इस हरकत पर जहांज़ेब मुस्कुरा उठा था। "रूहिया, तुम दुनिया के लिए हो, मेरे लिए तुम रूह हो।" और जहाँ ज़ेब की रूह नरमी से इसके लबों को छूकर वो पीछे हटा और इसे अपनी बाहों में उठा के वॉशरूम में ले गया। "मुझे चेंज करना है, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं हैं।" जहाँ ज़ेब काज़मी अपने से जुड़े लोगों की हर चीज़ का ख़्याल रखता है, इसे अपनी गोद से उतार कर इसने अपने वार्डरोब के साथ बनी दूसरी वार्डरोब खोली, जिसमें सारे लेडीज़ ड्रेस थे। लाइट ब्लू कलर की फ्रॉक निकाल कर इसने रुहिया को थमा दी। "ये सारे मेरे लिए हैं?" इसने हैरत से इस कपड़ों की तरफ देखते हुए कहा। "हाँ, तुम्हारे लिए हैं। घर जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग की थी, अभी चेंज करो, फिर नाश्ते के बाद सारी चीज़ें देख लेना। पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो भी पहन लेना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए लाए हूँ।" वो वार्डरोब बंद करके वॉशरूम से बाहर चला गया। "आपने कल बताया नहीं था?" वॉशरूम से बाहर निकलते ही इसने जान-ज़ेब के करीब आकर कहा। "क्या नहीं बताया? ये कि हर शौहर बीवी के साथ क्या करता है? मुझे उम्मीद थी तुम सुबह उठकर ये सवाल ज़रूर पूछोगी, इसलिए तुम्हारी वार्डरोब में मैंने पहले ही वो चीज़ रख दी जो तुम्हें ये बात समझा देगी। मैं देख कर आती हूँ।" वो एक्साइटेड होकर दोबारा वॉशरूम में जाने लगी, जब जहांज़ेब ने इसका हाथ थाम लिया। "अभी नाश्ता करने चलो, इससे बाद में देख लेना।" इसने इसे लेकर वो कमरे से निकल गया था। नाश्ते की पूरी टेबल पर भरी पड़ी हुई थी, जहाँ अलग-अलग चीज़ें रखी हुई थी, सिवाय इस चीज़ के जिसे वो नाश्ते में खाती थी। "क्या कोई आने वाला है?" "नहीं।" "तो फिर इतना सब कुछ किस लिए?" इसने खाने की अलग-अलग अशिया से सजी डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा किया था। "क्योंकि आज तुम्हारा इस घर में पहला नाश्ता है, लेकिन मैं ये नहीं खाती हूँ, तो मेरी जान को क्या खाना है?" कॉर्नफ्लेक्स इसके मासूमियत से कहने पर जान-ज़ेब को इस पर टूट-कर प्यार आया था, लेकिन फ़िलहाल अपना प्यार दिखाकर वो इस नाज़ुक जान को मुश्किल में डालना नहीं चाहता था। नाश्ते के फ़ौरन बाद वो जान-ज़ेब के कमरे में मौजूद वॉशरूम में गई थी, क्योंकि वार्डरोब वहीं पर मौजूद था। जान-ज़ेब ने वार्डरोब में क्या रखा था, ये जानने का तजस्सुस इसे बैठने ही नहीं देख रहा था। वो वार्डरोब खोलते ही इसकी निगाह वहाँ रखे गिफ्ट बैग पर पड़ी थी, जिसे उठाकर वो कमरे में आ गया। इसने बैग में हाथ डाल के इस चीज़ को निकाला। वो इंग्लिश की 2 किताबें थी। इसने हैरत से एक किताब उठाकर खोला, जिससे लेकिन जैसे-जैसे बढ़ती जा रही थी, आँखें हैरत से भरती जा रही थी। "छी! ऐसी किताबें कौन लिखता है?" इसने जल्दी से इस किताब को बंद किया और दूसरी खोली, जो पहली वाली से ज़्यादा खुले लफ्ज़ों में लिखी हुई थी। सुर्ख होते गालों के साथ इसने वो किताब बंद कर दी, जबकि दिल अलग ही अंदाज़ में धड़क रहा था। "तो क्या ये होता है मियाँ-बीवी का रिश्ता? इसके साथ-साथ क्या इसके साथ भी सब होगा?" धड़कते दिल के साथ उठकर वो कमरे से भाग गई थी। वह लॉन में आकर चेयर पर अ, बैठ गई। करने के लिए कुछ था ही नहीं, और बोरियत हद से ज़्यादा हो रही थी। "सुनो, तुम्हारे सर कब आएँगे?" इसने वहाँ खड़े मुलाज़िम को अपने पास बुलाकर पूछा। "वो तो घर पर ही हैं।" "कहाँ पर हैं?" "अंदर ही हैं मैम।" मुलाज़िम के बताने पर इसने अंदर जाने का इशारा किया और उठकर खुद अंदर आ गई, लेकिन इससे पहले ही नज़र पान के दूसरी तरफ बने इस बड़े से दरवाज़े पर गई थी। एक नज़र बाहर खड़े दरवाज़े पर खड़े गार्ड पर डाली। इसने कमरे का दरवाज़ा खोला, जहाँ नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। दरवाज़ा बंद करके वो नीचे की तरफ जाने लगी, जब किसी के चीखने की आवाज़ कानों में पड़ी। पहले सोचा वापस चली जाए, लेकिन अगर कोई मुसीबत में होता, इसे बचाने तो जाना चाहिए था। नहीं सोच के वो नीचे आ गई, जहाँ आमने-सामने अलग-अलग कमरे बने हुए थे सारे दरवाज़े बंद थे, जबकि चीखों की आवाज़ें किस कमरे से आ रही थी, इससे साफ पता चल रहा था। इसने धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोला चाहा, लेकिन इससे पहले ही वो दरवाज़ा खुल चुका था। इसका दिल जो पहले धड़क रहा था, अब तेज़ रफ़्तार से पकड़ चुका था। सामने ही जहान ज़ेब खड़ा गुस्से से घूर रहा था। "यहाँ क्या कर रही हो तुम?" इसने गुस्से से दाँत पीसे थे, जबकि उसकी सुन ही कहाँ रही थी। वो तो इसके पीछे मौजूद इस मंज़र को देख रही थी, जहाँ ज़ेब के कपड़ों पर खून लगा हुआ था। खून के कतरे इसकी गर्दन पर भी मौजूद थे। इसके हाथ में टॉवल था, जिस पर खून लगा हुआ था, और इसके खून अपने हाथों पर भी लगा हुआ था, और जिन्हें यकीनन वो टॉवल से साफ़ कर रहा था। जबकि इसके पीछे मौजूद कुर्सी पर बंधे इस आदमी की हालत देख इसका खौफ मज़ीद बढ़ गया था। वो वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन कदम खौफ से ज़मीन पर चिपक गए थे, और अगले ही पल वो खौफ से होश-ओ-हवास से बेगाना हो गई। अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास होते अपनी आँखें
बंद आँखों को खोले भी बिना वो इस वजूद के साथ चिपक गई थी। मामा नहीं, मामा का दामाद। इसकी आवाज़ सुनते ही इसने खौफ़ज़दा होकर आँखें खोली। सबसे पहले नज़र जहाँ से पर गई, जो इसे ही देख रहा था। इसके कपड़े अब तब्दील हो चुके थे, हाथ भी साफ़ थे, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे अभी तक जानसेब के हाथों पर वो खून लगा हुआ। जल्दी से बेड से उतरने लगी। जब इसकी हरकत को देखते जानसेब ने इसे बेड पर दोबारा धक्का दिया। उसके दोनों हाथ कैद करके इसके ऊपर झुक गया था। कहाँ जा रही हो? छोड़े मुझे। इसकी आँखें भीग चुकी थी और उसकी गिरफ्त में मौजूद वो अपने हाथ छुड़वाने लगी। कितनी बार कहा है मुझसे डरा मत करो, आपने इस आदमी को मारा था, मैंने खुद देखा, वो मरा हुआ था, आपके हाथ पर खून लगा था, आपने अमना के भाई को भी इसी तरह मारा था। हाँ, मार दिया मैंने इसे, क्योंकि मैं एक दरिंदा हूँ और यही मेरा काम है। मुझे जाने दे, मेरे सामने ये बात मत बोला करो। नहीं रहना मुझे आपके साथ। इसके आंसू में रवानगी आ चुकी थी। रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही है, सारी ज़िंदगी तुम्हें बीस्ट की कैद में ही रहना है, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, ये भूल जाओ। भूल है तुम्हारी। माथे पर बल डाले इसने रूहिया को घूरते हुए कहा था, छोड़े मुझे। इसके दोबारा वही अल्फाज दोहराने पर वो शिद्दत से इसके लबों पर चूक गया था। थोड़ी देर में अपनी रुकती हुई सांस के बायस वो नाजुक जान से बेहाल हो चुकी थी, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि दोनों हाथ जहान सेब की कैद में थे। आखिर इस पर तरस खा के इसने इसकी सांसों को आज़ाद कर दिया था, लेकिन अगले ही अगले ही पल इसकी गर्दन पर झुककर वह वहाँ अपनी शिद्दत भरा लम्स से ओढ़ने लगा था। आज इसका रूहिया को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। इसकी हर तरह की मज़ाहमत को नज़रअंदाज करके वो इस पर झुकता चला गया। इसकी तरफ थी वो जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगर इसने रूहिया को अपनी कैद से आज़ाद किया तो सिर्फ़ इस वजह से, क्योंकि इसकी नाज़ुक बीवी इसकी वजह से बेहोश हो चुकी थी। इसकी आँख खुली तो वो कमरे में अकेली थी। गुज़रा हर मंज़र याद करते ही आँखें नम हो चुकी थी। वो तो अब तक इस किताब में लिखी हुई इस बातों को झूठ समझ रही थी, लेकिन वो सारी बातें हकीकत में होती हैं, और ये बात जहांज़ेब इसे अच्छे से समझा चुका था। शावर लेकर वो नीचे चली गई। जहांज़ेब घर में नहीं था, जिस पर इसने शुक्र का सांस लिया। इस वक्त वो इसे अपने सामने भी देखना नहीं चाहती थी। घर आते ही इसने मुलाज़िमा से रूहिया के बारे में पूछा, जिस पर इसने बताया कि वो स्टडी रूम में गई है, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। इसे यही लगा कि वो कमरे में होगी, लेकिन कमरा भी खाली था। किसी खासी परेशानी हुई थी, लेकिन ये परेशानी ज़्यादा देर तक नहीं रही। इसके ज़हन में मंज़र चलने लगा जब इसने रूहिया को बेड के नीचे से निकाला था। ये बात सोचते वो बेड वापस स्टडी रूम में आया, और इसका अंदाज़ा ठीक निकला। वो टेबल के नीचे ही छुपी हुई थी। यकीनन इसी से इसका हाथ पकड़ के इसने इसे टेबल के नीचे से निकाला। यहाँ बैठ कर क्या कर हो रहा है? रूहिया ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो इसी तरह नज़र झुकाए खड़ी रही, जिस पर गहरा सांस लेकर इसने इसे टेबल पर बिठाया और खुद इसके सामने सोफे पर बैठ गया। प्लीज़ टू, तुम मुझसे डरा मत करो। मैं लोगों को मारता हूँ क्योंकि मैं एक बीस्ट हूँ। अब क्यों मारते हैं? नहीं क्योंकि वो इसी लायक है। मैं सिर्फ बुरे इंसानों को मारता हूँ जिन्हें कानून सज़ा नहीं देता। इन्हें मैं सज़ा देता हूँ। जिस मज़लूम के साथ ज़ुल्म होता है मैं इसे इंसाफ दिलाता हूँ। तुम बताओ क्या ये गलत है? इसका चेहरा थोड़ी से ऊपर करके इसे सवाल नज़र से देखा, जिस पर कुछ सोच कर उसने नफ़ी में सर हिलाते वो गलत नहीं कह रहा था, वो गलत नहीं कर रहा था। लेकिन आपने हमना के भाई को क्यों मारा? क्योंकि वो भी एक बुरा इंसान था। अब मुझे बताओ, तुम वहाँ क्यों आई थी? मैं बस देख रही थी कि यहाँ कौन सी जगह। फिर मैंने किसी के चीखने की आवाज़ सुनी। मुझे लगा तुम मुसीबत में होगा, इसलिए मैं नीचे चली गई। अगर तुम मुसीबत में होता भी तो तुम क्या करती? मैं बाहर खड़े गार्ड को आवाज़ दे देती। तो इससे बेहतर नहीं था कि तुम खुद नीचे आने की बजाय गार्ड को ही बता देती? जहांज़ेब के कहने पर इसने अपनी अकल पर मातम किया था। हाँ, ये भी मैंने सोचा ही नहीं। खैर, आज के बाद तुम वहाँ नहीं जाओगी। वो मेरी अलग दुनिया है जिसे तुम से दूर रखना चाहता हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि तुम इससे दूर रहो और मेरी बात को समझो। लेकिन आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इसने मुँह खोला कर कहने पर जहांज़ेब मुस्कुरा उठा था। वो जानता था वो किस बारे में बात करी है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। बीवी हो तुम मेरी, और जो मैंने किया वो तो मैं अब दोबारा करने का इरादा रखता हूँ। जहांज़ेब के कहते ही वो वहाँ से भागने लगी, जब इससे पहले ही वो इसकी तरफ खींचकर इसका नाज़ुक वजूद अपने कंधे पर डाल चुका था। जहान, मुझे भूख लग रही है, नीचे उतारे। रोया के कहने पर इसके चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट नमूदार हुई थी, क्योंकि इसने पहली बार इसके मुँह से अपना नाम सुना था। इसने रुइया को नीचे उतारा, नरमी से इसके लबों पर झुक गया। मेरी जान, मैं जानता हूँ मेरे आने से पहले तुम अपना पेट अच्छे से भर चुकी हो, इसलिए ये बहाना मत बनाओ। इसे दोबारा अपनी बाहों में उठाए वो इसे अपने कमरे की तरफ ले गया था, जबकि फिर से पहले वाले मूड में देखकर रुइया ने शर्मा के अपना चेहरा इसके सीने में छुपा लिया था। कॉलेज के गेट के पास खड़ी हुई इस वक्त दाद का इंतज़ार कर रही थी। आज नए कॉलेज में इसका पहला दिन था, जहाँ से इसका कॉलेज तब्दील करवाया था, क्योंकि भले वो इसे ये बात समझा चुका था कि ज़ैन एक बुरा इंसान था, फिर भी वो इसी कॉलेज में हमना के साथ रहती तो ये बात वो ज़्यादा देर तक अपने अंदर नहीं रख सकती थी कि इसके भाई को किसने मारा था। ये जहांज़ेब का ही ऑर्डर था। जब तक दाद इसके खुद के अलावा इसे कोई लेने नहीं आ जाता वो कॉलेज में रहेगी, लेकिन इसकी ये बात शायद वो सुन कर भी भूल चुकी थी।
टॉर्चर सेल में इस वक्त वो अपने सामने बंदे शख्स की खातिर ताज़ा कर रहा था जब पीछे खड़े दाद ने इसे पुकारा था, जिस पर उसने घूर के इसे देखा, क्योंकि अपने काम के दौरान किसी का इसे टोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सर अब्दुल्ला की कॉल आ रही है। इसने अपने हाथ में मौजूद जहांजेब का फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाया था। इस फजूल काम के लिए तुमने मुझे रोका है? तौलिया इसे अपने खूनी हाथ साफ करके इसने हाथ से मोबाइल लेकर पिक की थी। क्या मसला है? तुम्हारी बीवी तुमसे बहुत छोटी नहीं है, लेकिन मानना पड़ेगा बहुत प्यारी प्यारी दिखने में कितनी मासूम लग रही है। इसकी बात सुनकर मोबाइल पे इसकी गिरफ्त में मजबूत हुई थी। अपनी बकवास बंद करो, मैं बस तुम्हारी बीवी की तारीफ कर रहा हूँ। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो दोबारा नहीं करूँगा। खबासत से हंसते हुए इसने कॉल काट दी थी, जबकि जहांजेब के चेहरे की सख्ती देखकर दात को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। सर सब ठीक है? रूह कहाँ है? तुम इसे लेने नहीं गए? सर वो आपने लाने के लिए कहा था, तो मैंने अपनी जगह ड्राइवर को भेज दिया। इसने कुर्सी पर बंधे इस मरे शख्स की जानिब इशारा किया। मैंने तुमसे कहा था कि दाद इसकी जिम्मेदारी तुम्हें दी है। इसने गुस्से से अपने हाथ में मौजूद फ़ोन को दीवार पर मारते हुए कहा, जबकि दाद बस ये दुआ कर रहा था कोई बुरी बात ना, वरना कल इसी कुर्सी पर इसने होना था। वहाँ पहुँचते ही इसकी नज़र गार्ड्स पर गई, जो ज़ख्मी हालत में ज़मीन पर पड़े थे। इनकी हालत यकीनन मेहराब नहीं की थी। मेहराब इधर, मेरे भाई, पीछे से आती आवाज़ पर इसने मुड़कर देखा। बुरी आंखें वाला वो खूबरू मर्द पुलिस यूनिफॉर्म में खड़ा था, इसे ही देख रहा, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। रूह कहाँ है? इसने बेचैनी से पूछा, जिस पर इसने अंदर बने छोटे से कमरे की तरफ इशारा किया था, जहाँ से भाग इसके कमरे में दाखिल हुआ। हर तरफ मिट्टी था, ऐसा लग रहा था जैसे इसकी कितने वक्त से सफाई नहीं हुई। कुर्सी के साथ रस्सी ज़मीन पर गिरी पड़ी थी, जबकि टेबल पर रूहिया का बेहोश वजूद पड़ा था। इसके करीब जाकर जहांजेब ने इसे सीने से लगाया था। इसकी कलाई जख्मी हो रही थी, शायद इसी रस्सी से इसे बांध कर रखा हुआ था, जिसे इसका सर किसी चीज़ से टकराया हो। ये बेहोश क्यों है मेहराब? और कुछ नहीं हुआ। जहांजेब रिलैक्स, शायद डर की वजह से बेहोश हो गई। और हाँ, इसी जगह पर बम फिट था। तुम्हारी बहुत मार पड़ने पर गार्ड ने बता दिया कि वो कहाँ मौजूद है, और हमने इसे डोज डिफ्यूज़ कर दिया है। इसके कहने पर जहाँ ने सुकून का सांस लिया था। अपनी आंखें बंद करके रुया को मज़ीद सख्ती से खुद में भेजा था। ये सब अब्दुल्ला ने किया था। थैंक यू, मैं तुम्हारा शुक्र कैसे अदा करूँ? अपना शुक्र अपने पास रखो और तुम इन्हें मेरे घर लेकर चलो। ज़्यादा दूर नहीं है, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, वहाँ पर पहुँचने वाले होंगी। इसके कहने पर जहांजेब ने अपना सर हिला दे रुया को अपनी बाहों में उठाकर वो वहाँ से ले गया था। डॉक्टर इसका चेकअप करके जा चुके थे। वो सिर्फ डर की वजह से बेहोश थी और कुछ देर में ही होश आ गया था, जबकि इसके ज़ख्म भी साफ़ कर दिए थे। रूहिया को आंटी मेहराब की वालदा के पास छोड़कर वो कमरे से बाहर निकल के दाँत का नंबर मिलाने लगा, जो पहली बेल में उठा लिया था। जी सर, मैम ठीक है, मेरा काम कर दिया। जी सर, हो गया। और इसकी मज़ीद कोई बात सुने बिना इसने कॉल काट दी थी। इस वक्त इसे दाँत पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था, जिसकी लापरवाही से इसकी बीवी मरते मरते बची थी। अगर दादा इस वक्त इसके सामने होता तो उसे जान से मारने से भी ग्रेज ना करता। अगला नंबर जो इसने मिलाया वो अब्दुल्ला का था, जो थोड़ी देर में उठा लिया गया था। अब्दुल्ला, तुमने बहुत गलत जगह वार किया, अब तो कर दिया है, और मुझे उम्मीद है इस बात से सबक सीख कर तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे। मैं अपनी बीवी पर एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम मुझे तकलीफ पहुँचाई है। बीस की बीवी इसकी जान को नुकसान पहुँचाया है। तुमने ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ? इसकी बात सुनकर दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने कहकर लगाया था, बिगाड़ क्या सकते हो तुम? मेरा धमाके की आवाज़ के साथ ही राब्ता कर चुका था, जबकि इस आवाज़ को सुनते ही जहांजेब को सुकून की एक लहर अंदर दौड़ती महसूस हुई थी। तुमने टाइमिंग तो परफेक्ट सेट की थी। दांत बड़बड़ाते हुए वो अंदर की जाने बढ़ गया था। शुरू में जब तक वो खौफज़दा रही, जब तक जहांजेब इसके पास रहा था, लेकिन अपनी नाराज़गी वो खूब ज़ाहिर कर रहा था। शुरू में वो इतनी खौफज़दा थी कि इसकी खफगी को नोट ही नहीं कर पाई, लेकिन अब इसका रवैया रोहिया के लिए को बुरी तरह चुप रहा था। 3 दिन से जहांजेब ने इसके साथ कोई ज़रूरत के अलावा कोई बात नहीं की थी। इस वक्त भी स्टडी रूम में बैठा, ब्लैक जीन्स और ब्लू शर्ट पहने, टांग पर टांग चढ़ाए संजीदगी से किताब पढ़ा था, जब रुहिया ने इसके गर्दन के गिर्द अपने बाजू हाल कर दिए। इसने इसके हाथ नहीं हटाए थे, लेकिन कोई रद्द अमल भी ज़ाहिर नहीं किया था। जहाँ नरमी से पुकार के इसने अपने बाजू में मज़ीद सख्ती कर ली थी। वो इस तरह बैठा रहा, जान इस बार इसने हौले से इसके गाल पर अपने लब रखे, जब अगले ही पल रोलिंग चेयर मोड़ के इसने रुहिया को अपनी गोद में बिठा लिया था। क्या मसला है? अब नाराज़ है मुझसे? बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्यों लगा मैं नाराज़ हूँ? आप मुझसे बात नहीं कर रहे तो तुम्हें फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल। इसने इसके सीने पर सर रख लिया। ये अदाएँ कहाँ से सीख ली तुमने? भाभी से बात की थी, उन्होंने मुझसे कहा मैं ऐसा करूँगी तो आपकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। इसने साफ कोई से काम लिया था, वही तो मैं सोच रहा था। ज़रूर किसी ने बताया होगा, क्योंकि तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है तो आपकी नाराज़गी ख़त्म होगी। तुम्हें अंदाज़ा है तुम्हारी इस बेवकूफ़ी से तुम्हारा क्या नुकसान हो सकता था?
क्यों नहीं मानी तुमने मेरी बात? इसकी सख्ती से कहने पर इसने अपना सर झुकाकर मन में मनाते हुए कहा, सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा, जहांज़ेब के लबों पर तबस्सुम बिखरा था। मुझे किस करो। जहांज़ेब के कहने पर कुछ देर सोचकर उसने इसके गाल पर लब रख दी। यहाँ नहीं, यहाँ। इसका हाथ अपने हाथ में लेकर जहांज़ेब ने इसकी उंगली अपने लब पर फेरी, जबकि इसकी हरकत पर वो पल में सुर्ख हुई थी। छोड़े मुझे। रुहिया ने इसकी गोद में से सर उठाना चाहा, लेकिन अब ऐसा तब तक मुमकिन नहीं था जब तक जहांज़ेब काज़मी की मर्जी नहीं थी। पहले मुझे किस करो। मुझे नहीं देनी। तुम शराफ़त से मुझे किस दो, वरना मैंने खुद ली तो तुम्हारी जान मुश्किल में आ जाएगी। इसका ढीठ बंद देकर वो भी गहरा सांस लेकर रह गई। आंखें बंद की। रुहिया के कहते ही इससे अच्छे बच्चों की तरह अपनी आंखें बंद कर ली। हल्के से इसके लबों पर अपने लब रख दी। रुहिया ने अपना सर इसके सीने में छुपा लिया, जबकि इसकी इस हरकत से जहांज़ेब ने मुस्कुराकर इसके बालों में अपना हाथ फेरा और शिद्दत से इसके लबों पर झुक गया। इसके जुनूनी अंदाज पर वो कँपकँपा गई थी। किसका बढ़ता दुरानिया और अपने सीने पर नाजुक मुक्कों के पीछे हटा रहा। अब इसकी बीवी गहरे गहरे सांस ले रही थी। जहांज़ेब ने इसकी पेशानी पर अपनी लब रखकर इसकी पेशानी से अपनी पेशानी टिकाई। और अब आपकी नाराज़गी ख़त्म हो गई है क्या? इसे अभी भी इसकी नाराज़गी की परवाह थी, जिसकी तुम जैसी बीवी हो। भला ज़्यादा देर तक वो कैसे नाराज़ रह सकता है? इसका हाथ थाम कर जहान ने इसके हाथ की पुष्ट पर अपने लब रखते हुए कहा, आई लव यू रू, तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो, बहुत ज़्यादा। इसका सर अपने सीने पर रखकर जहांज़ेब ने सुकून से आंखें मूंद ली थी। इसका सुकून इसके पास था, इसकी रूह उसके पास थी। नावल का नाम है ऑब्सेशन ऑफ माई बीस्ट और इसके राइटर हैं उम्मे हुमायमा। तो आप लोगों को ये नावल कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।